अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूँ आपकी होस्ट इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, कोरोना वायरस की हम डेली बात करते हैं, वो इसलिए बात करते हैं चूँकि ये मर्ज़ हमारे मुल्क में आ चुकी है, ना कि सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि 200 ममालिक में आ चुकी है। ये मैं फैक्ट्स एंड फिगर आपको डेली इसलिए बताती हूँ। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं आपको डराना चाहती हूँ, कि मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत बुरे हालात होने वाले। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये जो वायरस आ चुका है ना, आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये वायरस नहीं है। पहली बात, ये वायरस है और ये फैल रहा है एक इंसान से दूसरे इंसान में, इसलिए तो लॉकडाउन किया गया है। इसलिए तो आपको बार बार डे 1 से, जब से ये वायरस आ चुका है, जब पाकिस्तान में पहला केस था कोहिनूर, उस वक्त से जब पहला केस हुआ था उस वक्त से कोरोना वायरस पे शोज कर रही है। बार बार बता रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों ने एहतियाती तदाबीर को अपनाना है, किस तरह से बचना है, किस तरह से अपने आप को महफूज बनाना है, अपने अलावा इर्द गिर्द के लोगों को महफूज बनाना है। हम आपको थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर भी बता देते हैं कि आज की सूरत हाल क्या है। जो आज की सूरत हाल है, जो कंफर्म केसेस है, वो 10,513 हो चुकी है। जो सेहत याब हो चुके हैं, हम पॉजिटिव बात करते हैं, सेहत याब होने वालों की तादाद भी ज़्यादा है, 2,337 हो चुकी है जनाब। इसका ये मतलब है कि इसका इलाज तो मुमकिन नहीं है, लेकिन लोग ज़्यादातर रिकवर हो जाते हैं। एक तो आपके अंदर ये जो एक डर है ना कि हम टेस्ट कराएंगे, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आप अपने आप को महफूज बनाइए। अगर आपको वायरल गले में खराश है या कफ हो रही है या फ्लू हो गया, क्योंकि वेदर जब चेंज होता है अक्सर लोगों को हो जाता है, तो उसमें मास्क का इस्तेमाल कीजिए। कोई लंबी चौड़ी आपको एहतियाती तदाबीर नहीं बताई जा रही है। एक आसानी है जनाब, हाथ साफ कर लीजिए, बार बार हाथ धो लीजिए, और किस तरह से आपने हाथ को धोना है वो भी आपको बताया जा रहा है। 20 सेकंड तक धोना है, किसी भी साबुन से वॉश कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास नहीं है तो आप साबुन का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, आपको हम बार बार बताते हैं, डिस्टेंस रखना है आपने। जो सोशल डिस्टेंस का नाम दिया गया वो बेसिकली फिजिकल डिस्टेंस है। आपने एक इंसान से दूसरे इंसान के दरमियान में कितना डिस्टेंस होना चाहिए बात करते हुए, कहीं आप कैरियर ना बन जाए ना दूसरे के। अगर आप लॉकडाउन किया गया, उसमें तोसी की गई, तो काफ़ी शोर सुनने में आया कि क्यों किया गया, हम भूख से मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने वाला है हम तमाम लोगों के लिए। हमारे पे एक आफत आ चुकी है, अब हमने मिलजुल के इस आफत से लड़ना है, ना कि हम लोगों ने हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करना है। अगर गवर्नमेंट कोई काम करिए तो हम उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई लोग राशन डिस्ट्रीब्यूट करे तो हम उन पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। ऐसा हमने नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना। अगर आप पहले अपना ख्याल रखेंगे तो ही आप इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डेली डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं। उसकी रीज़न सिर्फ ये होती है कि आप लोग महफूज रहिए, घरों में रहिए, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना आए। चूँकि आपको पता चल चुका है कि अब घर में रह के भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सी कंपनीज़ के लोग घरों में मौजूद हैं। छुट्टियाँ आपको सिर्फ इस हद तक मिली है कि आप घरों में रहिए, आपके काम बंद नहीं हुए, आप काम कर रहे हैं, ऑनलाइन आप इतना कुछ कर रहे हैं। डिजिटल मार्केट आप देख सकते हैं किस तरह से चल रही है। अब हमें एहसास हुआ है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल क्या है। पहले बहुत कम कर रहे थे, लेकिन अब हमें मौका मिल चुका है। अब हम सीख सकते हैं, अब हम ई कॉमर्स की तरफ आ सकते हैं। ई कॉमर्स के जो लोग हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, डिलीवरीज कैसी हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन तो शॉपिंग हो रही है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चैलेंजेस क्या क्या हैं इस वक्त, क्योंकि जब भी कोई काम स्टार्ट होता है या हम कुछ करना चाहते हैं तो चैलेंजेस भी उसके साथ होते हैं, तो उसको हमने किस तरह से फेस करना, कैसे मीट करना, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे जी जो हमारी ख़वातीन हैं, घरों में तो मौजूद हैं, लेकिन वो घरों में तमाम काम भी कर रही हैं, अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रही। बड़ी खुशी हो रही, बड़ी एक फैमिली नज़र आ रही जो बहुत अरसे से हमें नज़र नहीं आ रही थी। हम लोगों को घर में रहने वाले कुछ इंसान नज़र आ रहे थे, लेकिन फैमिली नज़र नहीं आ रही थी। अब तमाम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं। आपको एहसास हो रहा है कि बेसिकली फैमिली क्या थी, जो इतने वक्त से हम गैर ज़रूरी तौर पर अपनी कुछ चीज़ें कर रहे थे, उनका एहसास हो गया कि वो बहुत ही गैर ज़रूरी थी। खैर, ये छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। हम बात करेंगे प्रेग्नेंट ख़वातीन जो हैं वो प्रेगनेंसी में किस तरह से बच सकती हैं इस वायरस से। क्या उनको ये वायरस अफेक्ट कर सकता है, उनसे मुंतकिल हो सकता है, जो मदर्स फीड कराती हैं, क्या दूध के वजह से भी मुंतकिल हो सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने अपनी जो एहतियाती तदाबीर है वो कैसी अपनानी है। अगर वो अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आ रही हैं तो जनाब उन्होंने कौन से एहतियाती तदाबीर अपनानी है। अब रमज़ान भी आने वाला है, रमज़ान में कैसी डाइट होनी चाहिए, अगर आप रोज़े रख रहे हैं तो सैरी कैसे करनी चाहिए, अफ्तारी में क्या खाना चाहिए, तमाम चीज़ें जिनके बारे में आज हम अपने शो में बात करेंगे। मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी अपनी बड़ी प्यारी मेहमान का। जी हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारी बड़ी ज़बरदस्त मेहमान डॉक्टर नहीद गनी। वेलकम टू द शो मैम, कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मैम बहुत अच्छा लगा आपको अपने शो में देखिए। और जी इनके साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं जनाब एक ऑर्गेनाइजेशन में। मैं वेलकम करना चाहूँगी साजिद खान का। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक। सर बहुत अच्छा लगा जी आपको अपने शो में देख के। आज की जो सूरत हाल है, लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे, लेकिन आप हमारी एक कॉल पे हमारे शो में आ गए हैं, तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं आप लोगों का, क्योंकि आप लोग आते हैं तो हम लोग अपना शो कंटिन्यू कर पाते हैं और लोगों को अवेयरनेस दे पाते हैं। लेकिन आप ख्याल कर सकते हैं कि काफ़ी डिस्टेंस है मेरे मेहमानों के दरमियान। हमने तमाम एहतियाती तदाबीर जो मैं बता रही होती वो हमने अपनाई भी हुई है यहाँ पे। तो सर क्या सूरत हाल है, किस तरह से टाइम स्पेंड हो रहा है? क्वारंटाइन किया हुआ है खुद को या नहीं, काम चल रहा है आपका? देखें, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसमें बस के अलावा कार्गो उसके एक बहुत बड़ा बिजनेस सेगमेंट है जी। और पूरा मुल्क जब ये 19 तारीख को ये बात शुरू हुई तो 20, 21, 22 तक लोग बहुत परेशान हो गए। हाँ जी। और तो हम इंडस्ट्री को मैं देखता रहा, हमने देखा कि बहुत सी कंपनियों ने ऐसे लेटर बना लिए कि माजरत कर ली कि जी हम ऑपरेट नहीं करेंगे। मैं कोरियर और लॉजिस्टिक कंपनियों की बात कर रहा हूँ। तो फिर मैंने अपनी टीम से बात की और अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो 1 सेकंड के लिए बंद नहीं हुई। हम 24 आवर्स ऑपरेट करते हैं वैसे भी। ठीक है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोरियर और लॉजिस्टिक कंपनी है और हमने बंद नहीं किया। हमें मालूम था कि हमारे पास पहले से ही कुछ दिनों से कुछ लोगों की अमानतें पड़ी हुई थी, अहम थी, प्लस सैनिटाइज़र्स और किट्स और मास्क्स, इनकी बहुत बड़ी मूवमेंट लोग इकोनॉमिकल चाहते हैं। हमारी कंपनी एक इकोनॉमिकल टैरिफ पे काम करती है, सेम डे बेसिस पे काम करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बंद नहीं हुए। हाँ, हमने ये ख्याल ज़रूर रखा कि जो टीमें हैं वो कम डिप्लॉय करें, उनको मास्क दिए हुए, उनको सैनिटाइज़र दिए हुए, और हमारी एक इंस्ट्रक्शंस आपको हर जगह नज़र आ रही होंगी कि वहाँ पे आप सैनिटाइज़ करते हैं हाथों को, ड्रम्स लगाए हुए हैं जहाँ से आप हाथ धो सकते हैं। बहरहाल हमने पूरी कोशिश की और पहिए को मुमकिन हो सकता और अब भी कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये हुआ कि और कोरियर कंपनियाँ भी 3-4 दिन बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी जिम्मेदारी का एहसास किया, एक्टिव हुई, और आज इस मुल्क में कोरियर कंपनीज, ई कॉमर्स कंपनियाँ, कार्गो कंपनियाँ सब एक्टिव हैं। और जो आपको चीज़ें मिल रही हैं, जो यानी सब, अगर हम बिस्किट्स की बात करें या किसी चीज़ की बात, उनकी मूवमेंट तो आपको ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ ही करती हैं। तो अभी प्रेशर है, यानी इस तरह से हम फुली ऑपरेशनल नहीं हैं क्योंकि इंडस्ट्री बंद है। हमें चैलेंजेस तो हैं, मगर ये कि हम यानी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो हमारे बस में है, अगरचे कॉस्ट ज़्यादा है, बिजनेस तो नहीं होता इस ज़माने में, मगर हम इसको एज ए नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं और आपको हमारे सारे ऑफिसेज, हमारे 100 फ्रेंचाइजेज आपको एक्टिव मिलेंगे। ज़बरदस्त। सर आपने जहाँ बात की कि प्रॉफिट तो इतना नहीं है क्योंकि जो सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तानी होने के नाते, इंसानियत के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ ना जिनको हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं। यानी डॉक्टर्स की, मेरी बेटी डॉक्टर है, मैं उसको देखता हूँ कि वो यानी 3-3 दिन तक नहीं आती घर, और हमारी यानी लॉजिस्टिक और डॉक्टर्स की जिम्मेदारियाँ बहुत। मैं तो उसी घर में रहता हूँ जहाँ पे एक डॉक्टर भी है, जहाँ पे एक कोरियर वाला आदमी भी है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपने तो यानी बड़ा अच्छा जिक्र किया छुट्टियों का। हमारे घर में छुट्टियाँ कोई नहीं, हम सुबह निकलते हैं और शाम, उसी तरह से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि टीम को एक्टिवेट करना, टीम को मोटिवेट करना, कॉल सेंटर को एक्टिव रखना। कॉल सेंटर पे बोझ ये आया कि स्टाफ नहीं पहुँच पा रहा। स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन थी तो एजेंसीज भी लोगों को नहीं छोड़ रही थी काम करने के लिए। अब हमारा कॉल सेंटर भी यानी एक्टिव है, हमारी वेबसाइट्स भी अप हैं और लोग भी अवेलेबल हैं, तो अब बहुत बेहतर है। मगर बहरहाल हम यानी एहतियात तो कर रहे हैं, छुट्टियाँ नहीं कर रहे। अच्छा सर, जैसे आपने जिक्र किया है आपकी बेटी माशाल्लाह से डॉक्टर है, तो सर क्या सूरत हाल है, वो घर जब आती हैं किस तरह से वो एहतियाती तदाबीर को अपनाती है? क्योंकि आप भी घर से बाहर ही रहते हैं, क्योंकि कोई भी घर में लेके आ सकता है ना, कि ज़रूरी तो नहीं है कि अगर डॉक्टर आ रहा है वही वायरस लेके आएगा। मैं, आप, जो हम घरों से बाहर है, कोई भी लेके आ सकते हैं, ना कि सिर्फ मेड लेके आ सकती है, हम भी तो मेड को लगा सकते हैं। तो सर क्या, किस तरह से आपकी बेटी जब घर आती है तो वो बेचारी थोड़ी कॉन्शियस होती हैं? जी, घर का जो चार्ज है वो बेटी ने संभाला हुआ है। अच्छा। हम सब उनकी बातें, उनके दिए मास्क और सैनिटाइजर्स, वो जब आती हैं तो पहले एक यानी हमारी बेसमेंट है, वहाँ जाती हैं, ड्रेस चेंज करती हैं, ड्रेस को यानी धोया जाता है, उनके लिए किट्स में मंगवाई हुई हैं, वो पूरा ख्याल करती हैं। हमसे तब बात करती हैं जब वो एक प्रोसेस से गुजरती। मगर यंग बच्चे हैं, उनको बहुत जिम्मेदारी, हमने कई दफ़ा यानी उनको ऑफ़र भी किया अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने अभी दूसरी जॉब भी शुरू कर दी, बैक वक्त 2 अस्पतालों में काम कर रही हैं। अच्छा। और उसकी वजह ये है कि वो जिम्मेदारी, उनका ख्याल ये है कि अगर हम जिस चीज़ के लिए बने हैं, आज अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। मैं भी सोचता हूँ कि अगर हमने आज मेडिसिन या कोई डिलीवर नहीं करना और घरों में बैठना है तो फिर हम बने किस लिए थे? सप्लाई चेन में हैं, अगर हमारे पास व्हील्स हैं और हमने मूव करना है इकॉनमी को, तो अगर हम आज नहीं लड़े, ये यानी लोग इसको कहते हैं तीसरी जंग अजीम है, जिसमें दुश्मन जो है नज़र आपको नहीं आ रहा
और सारे एक तरफ हैं, यानी पूरी दुनिया एक तरफ है और एक नामालूम दुश्मन एक और तरफ है। तो पहले तो ये था कि दो ग्रुप्स में लड़ाई होती थी, अब एक डिफरेंट ग्रुप, एक नामालूम ग्रुप है और पूरी कौम, वो हमें नजर आ रहा है, पूरी कौम, पूरी दुनिया कि किस वक्त अटैक कर सकती है और हम हर एक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सब हमारे दोस्त हैं, यानी आप, हम सब डॉक्टर्स। तो एक मुश्किल वक्त तो है, मगर ये कि अगर आपने जैसे कहा, जैसे हम यानी पिछले 1.5 महीने से हम काम ही कर रहे हैं, अगर आप ख्याल करें, अपने हाथों को धोएं, सैनिटाइज़र जेब में रखें, मास्क खरीदें, अपनी आंखों का ख्याल करें, लोगों से दूर रहें और अपने मेज़ से शीशा उठा लें, जिन सर्फिसेज पे वो ज़्यादा देर तक रहता है वो उठा लें, अपने स्टाफ को मास्क दें। हमने मास्क बनवाए, 1200 मास्क बनवाए, टीमों को दिए ताकि ये जो है ना वो उनको रिपीट कर सकें। सैनिटाइज़र हमने 30 लीटर्स के बड़े बड़े ड्रम्स भी लेके दिए, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमने एहतियात ना की, न सिर्फ वो खुद मुश्किल के शिकार हो सकते हैं बल्कि आने वाले कस्टमर्स को भी। तो ये सब की अब जिम्मेदारी ये है कि बजाय हम असला ख़रीदें, यही हमारा असला है। आज आपके सैनिटाइज़र आपका असला है, वेपन है, आपका मास्क जो है आपकी, समझ लें आपकी शील्ड है, जो पुलिस के पास शील्ड होती थी, ये कपड़े का मास्क जो है ना आपकी शील्ड है। और अपने वेपन्स पूरे कर लें, वेपन पूरे कर लें और तमाम लोगों के पास ये वेपन्स होने चाहिए। और प्लस ये बहुत सस्ते वेपन्स हैं, खुदा ना करे अगर जंग हो किसी की या किसी मुल्क में मुश्किल हो, खुदा ना करे, तो वो और मुश्किल है। घर से आप चॉइस पे निकलें। अगर जिन लोगों को जंग की पता है बाहर मुल्कों में, उनको पता हो कि बाहर जाने से उनको टैंकों का सामना करना पड़ता है, मार पीट का, गोलियों का, घर पे बम गिरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दुनिया इस वक्त महफूज है। आपको खुद ही वॉलंटरीली एक यानी एहतियात ये करनी कि यार बाहर भी कोई टैंक खड़ा है जो नज़र नहीं आ रहा, जो आपको हिट कर सकता है। अपने वेपन खरीदें जो बहुत सस्ते हैं, जो लोग नहीं खरीद सकते आप उनको ख़रीद के दें। अपने मुलाजिमों को आप मास्क दें, सैनिटाइज़र दें। अपने घर में काम, अक्सर लोगों ने घर में काम करने वालों को फारिग करके क्या कि आप ना आएँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी आप घरों में उनको बुलाएं, उनको नहलाएं, उनको कपड़े अच्छे दें, उनको मास्क दें कि वो अपने रोज़गार भी कर सके और आपका भी हाथ खुला रहे। यानी दोनों के लिए आसानियां उनके बच्चों को मास्क दें जो गरीब लोग हैं। अक्सर लोग मैंने देखें कि राशन पे बहुत जोर देते हैं, राशन की किट्स में भी आप सैनिटाइज़र ऐड करें, एक मास्क का डब्बा, ग्लव्स का डब्बा, उस वही राशन है आजकल। यानी हम राशन तब ले सकेंगे जब आप जिंदा रहेंगे या बीमारी से दूर रहेंगे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि मिलियंस में हम खुद भी राशन की डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सर इस बारे में भी बात करूंगी कि किस तरह से आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, कि आपकी टीम कैसे काम करी, आपकी टीम पे क्या आप जिम्मेदारी, अब उनके लिए क्या चैलेंजेस है, इस बारे में भी बात करूंगी। डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब पहले तो हम आप तमाम डॉक्टर हजरात को सलाम पेश करते हैं, जिस तरह से आप लोग अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और किस तरह से आप दिन रात अपने घरों से बाहर अपनी फैमिलीज को छोड़ के दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करें, दूसरों को महफूज बना रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या सूरत हाल है इस वक्त, क्योंकि जो केसेस हैं वो डे बाई डे ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा दी जा रही है, उसके बावजूद केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो पेशेंट्स हैं हमारे, वो हॉस्पिटल में विजिट जो है उसी तरह करते हैं। ठीक हो गया। उनको जो एडवाइजेस सोशल मीडिया के थ्रू दी जा रही हैं, वैसे डॉक्टर्स जो है टेलीमेडिसिन जो है ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन हमारे पेशेंट्स में उस तरह अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि लोग इसको जो है, कुछ लोगों ने पैनिक क्रिएट कर दिया है और कुछ बिल्कुल रिलैक्स जो है ना, बैलेंस हमारे जनरेशन का जो है एटीट्यूड नहीं है। इसकी वजह से जो है वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कुछ लोग इसको सोशल स्टिग्मा ले रहे हैं। तो अगर उनको है अलामतें, सिम्टम्स है, तो वो शो नहीं कर रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया है ना कि जो नॉर्मल लोग हैं वो भी ज्यादा विजिट करें क्योंकि डर चुके हैं ना, थोड़ा सा भी कफ होता, फौरन से हॉस्पिटल चले जाते हैं, वहाँ एक रश लग जाता है। वहाँ से जिनको नहीं भी होता, कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको तो नहीं पता कहाँ जम्स लगे हुए ना, क्योंकि आपको जैसे सर ने जिक्र किया, एक बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दी कि इस दुश्मन का हमें पता नहीं है ना कि ये कहाँ है, कहाँ से वार कर लेगा। तो डॉक्टर साहब कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जो प्राइवेट कुछ सोसाइटीज में बने होते हैं जहाँ पे आप डेली अपने चेकअप के लिए भी जा सकते हैं, उन लोगों ने भी तो चेकअप करना बंद कर दिया है ना बहुत से हॉस्पिटल्स में कि कोरोना की वजह से हॉस्पिटल्स बंद है। तो फिर वो तमाम जो लोग हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं और वहाँ पे ऑलरेडी ये हम कोरोना वायरस को भी देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह मैं गवर्नमेंट सेटअप में काम कर रही हूँ, गायनी ऑप्स का सेटअप है। उसमें प्राइवेट सेटअप्स में जो है अगर पेशेंट जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे उस तरह के प्रिकॉशन मेजर्स नहीं है। अगर गवर्नमेंट सेटअप में आता है तो उसमें जो है पेशेंट का रश बहुत बढ़ जाता है। उसके लिए पेशेंट को एजुकेट करने की जरूरत है कि हम लोगों ने जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ अटैच है लेडी एचसन हॉस्पिटल, तो हमने ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट की हुई हैं। टेलीफोनिकली आप अपने मालिक से रब्ता करें, उनसे हदायत लें। जैसे आप गायनी में कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं
जिनको बीपी या शुगर का प्रॉब्लम है, उन्होंने विजिट करने वो ज़रूर आए, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद जब उनको टाइम दें, हॉस्पिटल आए तो प्रिकॉशंस लेके आए कि बहुत ज़्यादा अटेंडेंट साथ ना लेके आए। दोनों लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी, टाइम के मुताबिक आए, गैर जरूरी तौर पे वहाँ बैठे ना रहिए ताकि तमाम लोग महफूज बन सके। बिल्कुल। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अटेंडेंट्स ज़्यादा साथ ना हो और छोटे बच्चों को ना लेके आए। और अगर पेशेंट्स आ जाते हैं तो उनको खुद अवेयरनेस होनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 2 मीटर का डिस्टेंस रखें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइजर जो है हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, जगह जगह जो पानी से हाथ धोने का इंतजाम है तो वो यूज़ करें। ये सारी चीज़ें जो है, अब जैसे हमारी ख़वातीन की आपने बात की है, तो ख़वातीन घरों में मेन यूनिट है, मेन बॉस होता है। अगर वो अपने बच्चों को एजुकेट करें, अपने जो हस्बैंड को एजुकेट करें, तो डेफिनेटली जब सब लोग बाहर निकलेंगे तो इन सारी चीज़ों को जो है ना वो अडॉप्ट करेंगे। ठीक हो गया मैम, आपने जिक्र किया है कि एजुकेट करना पड़ेगा। सर, आपने देखा होगा मीडिया पे बार बार एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं, जब भी आप न्यूज़ चैनल लगाएं, कोई भी चैनल लगाएं, एक साइड पे आ रहा होता है कि आपने किस तरह से अपने आप को महफूज बनाना है। सर, मैम कह रही है कि एजुकेट करने की जरूरत है। आपको नहीं लग रहा हमने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे दी है, इस वजह से भी लोग लापरवाह हो गए कि बस ठीक है अब डेली यही चीज़ें बताई जा रही हैं हमें और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला? आपने देखा थोड़ी नरमी हुई है लॉकडाउन में, सड़कों पर रश भी दोबारा ज़्यादा हो गया। नॉर्मली यानी एक तो टीवी और सोशल मीडिया की है, मगर अगर आप और देखें जिस सोसाइटी की बात हम कर रहे हैं, जो गरीबों के इलाके हैं, उनमें इस तरह के लोग सोशल मीडिया पे नहीं होते। तो जो तबलीगी जमातें हैं, हाँ जी, तो वो पहले यानी इस्लाम के बारे में इस तरह की बातें करते थे। मेरा ख्याल ये कि अब ज़रूरत है कि हम यानी कम तादाद में ये भी अवेयरनेस पैदा करें कि हाथ को 20 सेकंड करना चाहिए। टीवी पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं ना, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसमें जिस तरह ये बता रही हैं उसके अलावा कुछ और लोग कह रहे कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो दोनों इंसान कंफ्यूज रहता है। यानी अगर आप टीवी लगाते हैं तो एक चैनल कुछ कह रहा होता है, एक कह रहा होता है कि 2 लाख हो गए, कहता है ये किसी मुल्क का साजिश है, तो इस पर इंसान कंफ्यूज हो जाता है और इंसान हमेशा आसान रास्ता लेता है कि छोड़ जाने दो। और हम लोग ज़्यादा आसान के यार ये तो यार तो हमें पता है कि कोई ग्लोबल कोई साजिश है या हमारे कारोबार ख़राब किए जा रहे हैं, तो उसकी सेंसिटिविटी तब होती है। देखें, आप भी स्पीकर्स को बुलाते हैं तो वो जो ऑथेंटिक होते हैं, जो कि सोसाइटी में मकाम रखते हैं, तो हमारे इलाकों में बड़े लोग, बुजुर्ग, गाँव में मस्जिद के इमाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर ये फॉलो करते हैं उनकी बात समझते हैं और ऐसी कुरान की आयतें हैं जिसमें हमारा सफाई निस्फ़ ईमान है, हदीसें हैं, वो अब ज़रूरत है कि हम एक आदमी एक घर जाके फिज़िकली यानी तबलीग करें। तबलीग क्या होती है? यानी नेकी और इंसानियत को बचाना। तो वो मैंने नहीं देखा। स्कूल बिल्कुल बंद कर दिए हैं, तो स्कूलों में भी ऐसी सेमिनार्स कुछ बच्चों को बुला के रोज़ाना किए जाएं ताकि वो घर जाके, अक्सर ऐसे देखें वालिदैन पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अच्छा सर, आपने जिक्र किया कि कोई सेमिनार्स, इसका आसान तरीका हो गया ना, आजकल हम ऑनलाइन आ गए, एजुकेशन ऑनलाइन आ गई, हम घरों में बैठ के क्लासेस दे रहे हैं, टीचर आता है, एक ग्रुप बनाया जिसमें आप क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी अवेयरनेस दी जा सकती है। वो मैंने कहा ना, वहाँ तो अवेयरनेस थोड़ी बहुत आ जाएगी। एक और सेगमेंट है 40-50% का, जहाँ पे बटन वाले मोबाइल्स हैं, नेट नहीं है, गुरबत है, मजदूर हैं, उनके पास आपको जाना पड़ेगा। यानी जैसे अभी इन्होंने कंस्ट्रक्शन खोली तो मेरे घर, ऐसे लोगों को जाना चाहिए जिन लोगों को वो सुने और समझ सके। आप या मैं जाके बात करेंगे तो शायद वो इतनी इजीली ना समझे। वहां पे जैसे आपने जिक्र किया, कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जिनको सुना भी जाता है और माना भी जाता है, उनकी बात को फॉलो भी किया जाता है। हमारे घर के साथ अभी जब कंस्ट्रक्शन खुली तो एक घर की तामीर शुरू हुई। अच्छा, में 12-14 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर आप पड़ोसी जाके उनको मास्क दे दें, मास्क 40-50 रुपए का होता है, उनकी मजदूरी में अभी मजदूरी बंद थी। सैनिटाइजर्स को समझना, लेकिन साबुन का इस्तेमाल भी बहुत गरीब लोग नहीं करते। यानी मैंने देखा कि घरों से बाहर है तो साबुन और पानी तो नहीं मिलेगा, तो हमें चाहिए अपने घरों के बाहर ऐसा एक टूटी और एक ऐसी, ये जहाद है ना, इसकी तरफ कोई एडवाइस नहीं करा कि यार आप घर के बाहर एक ड्रम रख दें, एक टूटी लगा दें, पानी डालें और एक 2 सिंपल साबुन रख लें ना, जो भी गली से गुजर रहा हो, गरीब लोग खास तौर से। अब जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है तो उसके बाहर आप एक पाइप लगा दें, कोई भी आदमी जाए, 1000 रुपये लगा के एक ड्रम रख दे, पानी भरे, एक टूटी खोल ले और एक साबुन जो कि 50 रुपये का होगा या 200 रुपये का पर डे होगा। ये राशन की जो थोड़ी अमाउंट है, ये जो असल बीमारी ये पेट से नहीं आ रही ना, ये डिस्टेंस ना रखने से या टच करने से आ रही है, उसके खिलाफ अवेयरनेस पैदा नहीं हुई। हमें अपनी सोसाइटी के लिहाज से ना, अब हम कौन सी अवेयरनेस दे रहे हैं? वो जो मगरिबी, वो भी ठीक है, वो रिक्वायर्ड है। नीचे क्या हो रहा है? जैसे मरीज इनके पास आ गए और इनके बाहर गेट पे या मेरे गेट पे एक ड्रम पड़ा हुआ, पानी से भरा हुआ, और हमने उसको खोला, हाथ धो लिए और वहाँ पे सैनिटाइज़र ले लिया, फ्री मास्क पड़ा कि अगर आप मास्क नहीं खरीद सकते तो यहाँ से ले लें। मास्क क्या होगा? इस किस्म की अब ज़रूर, अच्छा ये भी बताना ज़रूरी है कि कोरोना
या पोलियो कभी ख़त्म नहीं होते। ठीक है, यानी किसी का ख्याल ये कि उसकी कोई डेथ होने वाली है या ये परसों नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये हर साल आएगा, ये मुख्तलिफ वर्जन में जाएगा, कंट्रोल होगा, चेंज करके आ जाएगा, नाम चेंज करके आएगा। कोई आप वैक्सीन लगाएंगे तो ठीक होगा, नहीं तो आपको हिट करेगा, सर्दियों में हिट करेगा, वहाँ जाएंगे तो हिट करेगा। आज तक कोई बीमारी जो पैदा हुई एक दफ़ा वो दोबारा ख़त्म नहीं हुई, कंट्रोल हुई ना। तो ये भी अगर किसी का ख्याल ये कि 25 अप्रैल 25 मई या जुलाई में नहीं होगा तो ये गलत ख्याल है ना, ये हमेशा रहेगा। अभी हमने बहुत कुछ सीख भी लिया और हमें वैसे भी अपनी गाड़ियों को अंदर से सैनिटाइज़ करना चाहिए था पहले भी। वैसे भी हमें मास्क, यानी अगर आप देखें मोटरसाइकिल वाले बहुत से लोग हैं लाहौर में, मगर मास्क कोई नहीं पहनते, इवन डस्ट से कोई मास्क नहीं पहनता, स्मोक से नहीं पहनते। तो ये आदत बन जानी चाहिए। उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स है ना, आपकी लंग्स और वो कमज़ोर होते हैं, तो आपको ये कोरोना भी बहुत हिट करता है। ठीक हो गया सर, आपने एक बड़ा ज़बरदस्त हमें पॉइंट दिया कि अवेयरनेस तो दी जा रही है, लेकिन मेन चीज़ों की दी जा रही है। ये नहीं बताया जा रहा कि राशन अगर 2000 का पैकेज आप बना रहे हैं, 3000 का बना रहे हैं, उसमें से 1000 लेके आप बाहर ड्रम रख लीजिए। ये भी तो आसानी है ना। ये मत सोचिए कि अगर राशन देंगे तो अल्लाह उसका अजर देगा, अगर ड्रम रख देंगे उसका भी अल्लाह ताला अजर दे देगा। हम लोगों ने वो सदका जारी है जनाब। इसमें मतलब हम लोगों को थोड़ी सी इस तरफ आने की ज़रूरत है, जिसमें सर ने बड़ा एक ज़बरदस्त पॉइंट एक और दिया है कि जो हमारी सोसाइटी के मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, जिनको लोग सुनते हैं, जिनकी बात को फॉलो करते हैं। हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर होता है जिनकी बातों को फॉलो भी किया जाता है, जिनकी बात को समझा भी जाता है। ये उनकी भी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको सिर्फ अवेयरनेस दी जाए, टीवी लगाएं और अवेयरनेस दी जाए। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं, मास्क देके, हैंड सैनिटाइजर देके। जो मजदूर है डेली वेजेस पे जो हमारे बहन भाई बाहर काम कर रहे हैं, उनको भी इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बात करना चाहूँगी कि जो प्रेग्नेंट खवातीन है वो थोड़ी परेशान नज़र आ रही है, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द के लोग में भी कुछ खातून एक दो है ऐसी। तो डॉक्टर साहब, उनको भी एक वायरस को लेकर डर है। क्या वायरस उनसे उनकी बेबी भी मुंतकिल हो सकता है, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी विक्टिम है, या नहीं हो सकता? उसमें इस तरह है कि सबसे पहले जो एपिडेमिक है चाइना से स्टार्ट हुई, तो अभी चाइना में ये रिसर्च जो है वो जारी है कि माँ से बच्चे में वर्टिकल ट्रांसमिशन के जरिए हो सकता है कि नहीं हो सकता, अब तक कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है। लेकिन जब डिलीवरी होती है, बेशक वो SVD हो, नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन हो, तो माँ और बच्चे का क्लोज कॉन्टेक्ट होता है। इससे खदशा तो रहता है कि माँ से बच्चे में हो सकता है, लेकिन अभी क्योंकि स्टडीज जो है अभी जारी, जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है इससे माँ और बच्चे में हो सकता है मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, उसके अभी कोई प्रूफ नहीं है, स्टडीज हो रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है और उसके घर में खुदा न खास्ता हम डिस्कस करें या घर से बाहर की कोई वायरस उनको लग जाता है उनके हाथ में, क्या क्या असरात हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर उनको ये कोरोना वायरस हो जाता है? उसमें यह है कि कोरोना वायरस अगर स्पेशली हमारे यहाँ पे मदर्स की, एक प्रेग्नेंट फीमेल्स की इम्यूनिटी बहुत कम है। इम्यूनिटी बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि 4 या 5 बच्चे जो है वो पैदा हो जाना, खून की कमी होना, वक्फा कम होना। अब ऐसे मदर्स जो है उनमें अगर इस तरह का कोई केस आता है जो कि मुतासरा खवातीन है कोरोना वायरस से, तो उन पर इफेक्ट ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इफेक्ट जो है वो लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स पे ज़्यादा आ रहा है। उसमें आप सारी प्रिकॉशंस ही लेंगे, अपनी डाइट अच्छी करेंगे, और आप जो घर में भी आइसोलेट हो सकते हैं कि अपनी चीज़ें अलग रखें, अपने मास्क यूज़ करें, और आप अपने बच्चों को, बाकी लोगों को थोड़ा डिस्टेंस पे रखें, क्योंकि सारे प्रेगनेंसी एक है, इसको 9 महीने चलना ही है, तो उसमें जितनी आप एहतियात ज़्यादा करेंगे उसमें जो है ना वो आपके लिए बेहतर होगा। मतलब एहतियात बहुत ज़रूरी है, और आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो प्रेग्नेंट खवातीन है, प्रेगनेंसी में उनको ऑलरेडी वैसे भी बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, और इसमें थोड़ा ज़्यादा कुछ आप स्पेशल चीज़ें बता सकती हैं कि किन किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए? ये नॉर्मल जो एहतियाती तदाबीर है सिर्फ उन्हीं को अपना लें तो वो महफूज रह सकती हैं? अब इस वक्त जो एहतियाती तदाबीर है वो तो सारी वही है कि आपने जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखती है, आपने जो है वो हाथ बार बार धोने हैं, अपने हाइजीन का बहुत, एज ए मुस्लिम हम पहले ही हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो माँ और बच्चे दोनों का मसला होता है, उसमें डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी डाइट अच्छी करें, बैलेंस डाइट लें, उसमें प्रोटीन्स भी लें, उसमें कैल्शियम लें। वैसे भी प्रेगनेंसी में जो है ये सारी चीज़ें, सब्जियाँ, फल, हर चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपने इम्यून सिस्टम की बात की कि इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्या
अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस आपको पता है कि ना चाहते हुए भी आप अगर बहुत ज़्यादा सोचना शुरू हो जाए तो आपको लगना शुरू हो जाता है कि भाई मुझे हो गया है या मेरे इर्द गिर्द है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। क्या उसकी वजह से भी जो आपका इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होता है? देखिए, अगर आप मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं तो वो तो प्रेगनेंसी में बहुत ही खतरनाक है। इसलिए फीमेल जो घरों में बैठी हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को रिलैक्स रखें, अवेयरनेस जरूर लें, लेकिन टीवी टाइम कम करें, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ जो है वो शेयर ना करें, अपनी हिफाजती तदाबीर ज़रूर रखें, लेकिन अपने जो है वो रिलैक्सेशन करें, अपने जो रूटीन की एक्टिविटीज़ है उनको ज़रूर करें और बल्कि अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें। और अगर आपको लग रहा है कि आपका जो है ना वो फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा फियर है और आपको फील हो रहा है, तो आप ऐसी मेडिटेशंस लें, लाइक योगा, दूसरी चीज़ें कि आप जो है अपने आप को रिलैक्स रख सकें। क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक माँ अगर सेहतमंद होगी तो उसका बच्चा सेहतमंद होगा। अल्लाह ना करे कोरोना वायरस तो ना हो, आपको बीपी का मसला हो सकता है, आपको शुगर, डिफरेंट जो आपकी बीमारियां इससे मुंसलिक हैं स्ट्रेस लेने से, वो हो सकती है और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में भी जा सकते हैं। डिप्रेशन जो कि ऑलरेडी पहले भी बहुत ज़्यादा था हमारी सोसाइटी में, यूथ में, अब आप देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से भी काफ़ी लोग प्रॉब्लम में है, ज़रूरत से ज़्यादा डरे हुए भी लोग हैं। सर, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी, जैसे आपने जिक्र किया कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और कुछ लोग बहुत नहीं डरे हुए। लॉकडाउन में मैंने जैसे पहले जिक्र किया थोड़ी सी तोसी की, लेकिन साथ नरमी होगी। आपने देखा होगा सड़कों पे पहले से ज़्यादा रश नज़र आ रहा है, तो आपको लग रहा है ये बाइस बन जाएगा कहीं ना कहीं ज़्यादा फैलने का? देखिए, लॉकडाउन अब कितना रख सकती है ना, इसका कोई एंड तो होना है, बीमारी ने ख़त्म नहीं होना। ठीक है, तो अगर ये निकले हैं, हाँ जी, और ये एहतियात कर रहे हैं तो ये तो बहुत बेहतर है, क्योंकि दुनिया में लोग निकल रहे हैं। ठीक है, ऐसे मुल्क में जिन्होंने लॉकडाउन ही नहीं किया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली ना अपनी। अभी जो लोग निकले हैं बाहर, सर वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं ना, ये हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं अगर हम थोड़ा समझ लें। यानी राशन, जैसे आपने बात की ना अभी, ये जो बाजार है गरीबों के, जहाँ फ्रूट हम लेने जाते हैं, हमने वहाँ पे सिर्फ पानी जो फ्री मिलता है, एक ड्रम नहीं रखा ना, जो कि एक दफ़ा आप किसी टीम को किसी काम पर डाल दें वो शुरू हो जाएंगे। एक दफ़ा आप एक ड्रम रख के एक साबुन रख दें, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। खुद आप देखेंगे कि लोगों को पता है, मगर उनको ये पता है कि मैं जहाँ जाता हूँ, मैंने ऐसे लोग भी देखे जो कुछ चीज़ें बेच रहे थे और हम जैसे लोगों ने उनको कहा कि तुम दूर रहो, मैं चीज़ नहीं खरीदूंगा, तो मेरे पास आते थे कि सर हम जुराबें बेच रहे हैं या नाड़े बेच रहे हैं, मगर लोग करीब नहीं आने दे रहे, नहीं आने दे रहे, तो अब हम क्या करें, भीख मांगें? तो यानी ये जिम्मेदारी है कि अच्छा हम देखें कि क्या उसके पास वो सैनिटाइजर निकालते, अपने ग्लव्स पहन ले, मास्क पहन ले, तो लोग उसकी चीज़ें खरीद लें। उनको अपनी अपनी पड़ी हुई है, हमें राशन की पड़ी हुई है, और बीच में एक जिम्मेदारी है जो कि सोशल मीडिया पे और आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी ये है कि अब उस लेवल पे, जिस लेवल पे ये गरीब हैं हमारे मुल्क में, जी कस्टमाइज्ड, लोकलाइज्ड हम कैंपेन चलाएं। ठीक है, कि जी हमने 1000 ड्रम दे दिए हैं जो गलियों में ज़मीन में रहेंगे, पानी आप कोई माले वाला पानी भर दे और एक साबुन रख दे, कोई 20 रुपए वाला साथ रख दे, बस इतनी जिम्मेदारी है। सर, इसका मतलब ये होगा फिर जो मुखैर हजरात हैं जो डोनेट कर रहे हैं या जो NGOs काम कर रही हैं वो प्लान कर लें कि अगर मैं ड्रम डोनेट कर रहा हूँ तो आप राशन कर दीजिए, अगर आप कपड़े डोनेट कर रहे हैं तो आप इस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लिए, ताकि तमाम लोग, मैं इस चीज़ से एग्री कर रही हूँ कि तमाम लोग सिर्फ राशन की तरफ ना आए, राशन के अलावा भी तो कुछ जिम्मेदारी है। मैं ये कह रहा हूँ कि राशन आप बिल्कुल बंद कर दें। ये आज तक ये जो 50-70 साल गुजरे, आपने राशन तो उनको नहीं दिया ना, खुद कमाने के काबिल है ना, असल में वो बंद हुए तो आपने राशन दिया ना, मगर आप उनको निकालने की कोशिश करें। ठीक है, कि बाहर कैसे काम पे, सब फ्रूट्स वाले हैं तो आप उनको, पुलिस वाले जाके निशान लगा के उनकी गाड़ियाँ खड़ी कर दें। हम जब जाते हैं तो लाइन में खड़े हों और वो भी हाथ धो रहे हैं, उधर पानी का बंदोबस्त हो, तो फिर तो कुछ नहीं होगा ना। या उनको घर पे करके आप राशन नहीं देते रहें, तो राशन कब तक दे सकेंगे आप ना। ये कौम फिर कमज़ोर हो जाती है स्पिरिट वाइज, यानी कुछ लोग बुरा समझ रहे हैं इस बात को कि मजदूरी नहीं है, या मैं लोन में जा रहा हूँ, या मैं कोई किस्त या किराया नहीं दे सकता, तो आप उसको इनेबल करें। हम इनेबल नहीं कर रहे, हम मज़ीद इस, यानी मैंने तो इस काम में इन्वॉल्व भी हूँ, डिसेबल भी करते हैं मेंटली लोगों को, क्या राशन तो आ गया, 3 बोरी आटे के पड़ी है, मगर बस ठीक है, अब तो हमने बाहर निकलना ही नहीं है, तो आप बाहर निकालें। और कुछ मैंने आपकी तवज्जो से ये भी बता रहा हूँ कि देखें, जब भी मैंने टीवी पे देखा है कोई आटा बेचता है या दाल बेचता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि यार ये राशन लेके बेचा। आप गोश्त किसी को नहीं दे रहे, आप किसी को साबुन नहीं दे रहे, शैम्पू नहीं दे रहे, आप टूथपेस्ट नहीं दे रहे, तो क्या घर में हम सिर्फ, क्या आपके मेरे घर में सिर्फ आटा ही है क्या? अब हज़ारों चीज़ें हैं ना, जिसमें जो कंपोनेंट हम दे रहे हैं वो बहुत छोटा कंपोनेंट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये दाल बेसिक है कि यानी हम सिर्फ चावल खाएंगे रोज़ाना और रोटी पका के चावल खाएंगे, कोई घी या कोई सब्ज़ी या फ्रूट की इम्यूनिटी के लिए उन्होंने जो बताया, जो गरीब प्रेग्नेंट औरतें हैं जो कि घर में मुलाजमा हैं, क्या उनको फ्रूट की ज़रूरत नहीं होगी, सब्जियों की ज़रूरत नहीं होगी? तो किसी पैकेज में मैंने सब्ज़ी, फ्रूट, ये पूरा एक सोशल आपको चेंज करना है, आपके थ्रू चेंज होगा कि जी अब हम किसी इलाके में जाके निशान लगाएं, झाड़ू लगाएं, पानी रखें, पानी फ्री है,
ड्रम भी फ्री मिलते हैं, क्योंकि पुराने ड्रम होते हैं। आपने सिर्फ आप देखेंगे ये बड़ी अच्छी कौम है, ये बहुत रिस्पॉन्ड करती है अगर आप उसको इनेबल करते हैं। मैंने देखा है घरों के बाहर लोगों ने ठंडे पानी के कूलर लगाए होते हैं, वो आज तक लगे हुए, लोग पानी पी के चले जाते हैं उस पर से, किसी ने कुछ नहीं किया, बल्कि दवाई दी होगी ना। तो अपने घरों के बाहर लगा दें, पानी पीने तो मिल जाता है, मगर हाथ धोना अब मालूम हो गया ना हमें। मस्जिद में आप जाएं, मस्जिद में साबुन का किसी ने बंदोबस्त ही नहीं किया आज तक, किसी मस्जिद में साबुन नहीं होता और वज़ू लोग करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हमें ये कोरोना ने ये जो खुदा की तरफ से है एक बहुत अच्छी इंडिकेशन दी कि मस्जिद में आपने क्यों साबुन नहीं रखे। कुछ रिच मस्जिदों में आपको नज़र आएगा ना, अदरवाइज़ तो आप वज़ू करते हैं और उधर ही आप हाथ पाँव धोते हैं बगैर साबुन के बगैर जर्म्स नहीं मरते ना। तो ये हमारी यानी ये हमें मान लेना चाहिए कि ये सिर्फ कुछ दुआ करने से या 3 दफ़ा कुल कलमा पढ़ने से किसी ने जाना नहीं है ना, जब तक आप उसकी तदाबीर ना कर लें। तो मस्जिदों को भी आप इक्विप कर लें, साबुन रख दें, कल्चरली आप साबुन को ज़रा ले आएँ या मास्क को ले आएँ। ये वैसे भी यानी जिधर हम रहते हैं डस्ट, मुझे डस्ट एलर्जी है, आपको भी होगी, सबको कोई एंटी के मसले रहते हैं। हाँ जी। और उसकी बड़ी वजह मास्क का ना पहनना है। इवन हेलमेट में भी लोग ना वो शीशे नहीं लगाते, ऊपर ही खुले रहते हैं ना। हाँ, उनको लगता है कोई तंगी हो रही है। शायद हेलमेट भी हम तब तक ही पहनते हैं जब तक वो ज़बरदस्ती ना हो। तो अगर हम अपनी सर की हिफाजत नहीं करते तो फिर अपनी सेहत की हिफाजत भी हम नहीं करेंगे। ठीक है सर, आपने आज बहुत अच्छे हमें पॉइंट दिए और हम उन पे बार बार डिस्कस करेंगे कि अगर एक फैमिली को आप राशन दे रहे हैं तो फिर आप जो दूसरा घर है अगर उनको हेल्प करना चाह रहा है तो वो सब्जी ले दे, और अगर तीसरा घर भी उनको हेल्प करना चाह रहा है, क्योंकि आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, इवन कि आपकी फैमिली में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो डिज़र्व करते हैं, शायद वो मांगते नहीं है, लेकिन सफ़ेद पोश लोग जैसे बार बार जिक्र किया जा रहा है। तो जनाब इस तरह से करके भी आप हेल्प कर सकते हैं, ड्रम लगवा सकते हैं, पानी वाला ड्रम लगवा सकते हैं। गरीबों के इलाज में आप ड्रम लगवाएं, हाँ जी, परमानेंट लगा दें, वो खुद भरेंगे। साबुन की आप 1000 रुपये महीने की एक कॉस्ट दिमाग में डाल दें। हाँ। यार मैंने 10 साबुन कोई अमाउंट भी कोई अमाउंट नहीं है, आसानी से दे सकते हैं। बरकत खुद ही आती है ना। फिर आप जब एक काम में डालते हैं तो लोगों को आप एवेन्यूज दें। जो आप दिखा रहे हैं राशन में ये होता है कि फिर आपकी लाइनें लग जाती हैं, आपका सारा उसूल टूट जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। शरीफ आदमी और सफ़ेद पोश कभी लाइन में आपको नज़र नहीं आएगा, सैलरी वाला आदमी भी नहीं आएगा ना, तो सामने नहीं आएगा। हालांकि सरवाइव तो वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहा है। कैश भी देना यानी सदका है ना। अगर आप किसी को समझते हैं कि 5000 रुपये से वो अपनी चॉइस के हिसाब से अपने काम कर लेगा, वो जो उसको ज़रूरत होगी, नज़र भी नहीं आएगा। मेरे कंधे पे आटे की बोरी होगी ना और मैं घर आऊँगा तो आपको समझ में आएगा ना। मगर अगर मुझे कोई पैसे दे दे और मुझे बता दे कि ये मकसद है इसका, और अपने तरीके से फैमिली, जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े ही खुददार हैं जी, और उनको ये महसूस हो रहा है कि हमारे घर शायद खैरात से चलने लगे हैं ना। तो आप माली मदद करना चाहते हैं ना, तो आप माली मदद कर लें, कोई निज़ाम बना लें, कोई सोसाइटी में आप ID कार्ड नंबर से वो कर दें, यानी ID कार्ड नंबर से रजिस्टर कर दें, और जो भी उस इलाके में डिस्ट्रीब्यूट करता है वो उसके पास जाए, जो मस्जिद का इमाम है या कोई टीचर है या जो भी उधर का, हर आदमी मोहल्ले में कोई आदमी रिसोर्सफुल होता है, उससे बात करें, वो बताएगा कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये फलां है। तो वो बड़ी इस तरीके से ही आपको पता है कि राशन सही जगह नहीं पहुँच रहा, पैसे भी जा रहे हैं आपसे और आप मकसद को भी हासिल नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि सर कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है कि आपके मोहल्ले में अगर कोई डिज़र्व कर रहा है या आपको पता है कि ये जो सफ़ेद पोश बंदा ये मुझसे मांगेगा नहीं लेकिन इसको ज़रूरत भी है, हम उसको हेल्प नहीं करेंगे, हम अपनी गाड़ी में राशन रख के फैसलाबाद पहुँच जाएंगे उनको राशन देने के लिए। एक तो ये मसला है, दूसरा ये मसला है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोग करें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी कौम जो डोनेट करने में बहुत आगे, वो हेल्प भी करना चाहती, लोग कर भी रहे, लेकिन सही जगह पे ना आपका राशन पहुंच रहा है। बहुत हद तक, मैं ये नहीं कह रही कि तमाम लोग जो राशन दे रहे हैं वो सही जगह पे नहीं जा रहा, किसी हद तक वो आपकी नहीं जा रही चीज़ें। बाकी जो चीज़ें हैं ये भी सदका जारिया है कि अगर आप ड्रम लेके, आपको बता दिया गया है कि एक ड्रम लीजिए, उसमें वो पानी खुद ही भर लेंगे, एक साबुन रख दीजिए, बहुत कम कॉस्ट में, 1000 रुपये भी शायद सर ने ज़्यादा बता दिए, इससे भी कम लग जाएंगे पैसे आपके। इसके अलावा आप देख लीजिए, किसी को वेजिटेबल लेके दे सकते हैं, चिकन दालों से ज़्यादा सस्ता है बाय द वे, आप वो भी लेके दे सकते हैं, क्योंकि आप अगर 3 दालें लेके दे रहे हैं, कोई और भी राशन दे रहा है वो भी 3 दालें लेके दे रहा है, तो वो कितनी दाल खा सकते हैं ना। सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं, सिलेंडर खाली पड़े हुए, देखिए ना पकाएंगे, वो बिजली का बिल आया हुआ है तो वो भी पे करना कि नहीं करना उसको, या सिर्फ आटा ही चाहिए। हाँ जी। तो स्कूल की फीसें भी देनी है, स्कूल की फीसें कब हो सकती है, खत्म नहीं हो, उन्होंने भी सैलरियां देनी है, किराया भी उन्होंने ये कहा है कि 2-3 मंथ्स में आप वो कर सकते हैं, मगर अगर आपका खत्म नहीं हुआ, मगर अगर लैंडलॉर्ड खुद गरीब आदमी है तो वो भी क्या करे, वो क्या करे, वो आपको बताएगा कि मेरा क्या काम है, इस तरह स्कूल फीसें कैसे देगा बच्चियों को, टीचरों को। तो ये हम जज्बाती कहते हैं मगर ये पॉसिबल नहीं है कि स्कूल कैसे, स्कूल रेंट पे हैं सारे,
स्कूल के बिजली के बिल अच्छा हैं। सर, फिर ये हो सकता है ना कि हम कोई विन विन सिचुएशन रखें कि जो लैंडलॉर्ड उसको भी नुकसान ना हो, जो किराएदार है उस पर भी बर्डन ना आए, कुछ इस वाली सिचुएशन हो सकती है। अगर ये कह दें कि सिर्फ बिल्कुल हर चीज माफ कर दीजिए तो फिर एक शख्स पे ज्यादा बर्डन आएगा, दूसरे पे नहीं आएगा। तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा। डॉक्टर साहबा से भी बात करते हैं साथ साथ। डॉक्टर साहब, आपने देखा राशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो रही है, जैसे सर ने जिक्र किया कि काफी हद तक लोगों तक नहीं पहुंच रहा, तो आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे सर कह रहे हैं कि हाँ ड्रम लगवा दीजिए, वेजिटेबल ले दीजिए, बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत होती है ना ज़िंदगी में आपको? हाँ जी बिल्कुल। अगर आप सिर्फ राशन देते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग चाह भी नहीं रहे कि उन्हें इस तरह दिया जाए कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट हो, तो बेटर है कि कैश दे दिया जाए, जिसकी जो ज़रूरत है वो ले ले। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आप बताइएगा, जो मदर्स फीड करवाती हैं, क्या वायरस मुंतकिल हो सकता है दूध में? उनको कैसी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, उनको कैसे बचना चाहिए? जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं उसमें यह है कि अभी तक ये भी रिसर्च, क्योंकि अभी ये एपिडेमिक की स्टार्ट ही जो है वो जनवरी में हुई है। अभी जो चीनी खवातीन हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही थी उनमें डिफरेंट स्टडीज़ जारी हैं, उसमें माँ के से बच्चे में इस तरह दूध के ज़रिए तो मुंतकिली के कोई चांसेस अभी तक जो है कोई एविडेंस नहीं आया। लेकिन जाहिर है माँ बच्चे को दूध पिलाती है, अब तासीर माँ अगर पिलाएगी तो क्लोज कंटेक्ट की वजह से जो है वो चांसेस है, उसे माँ जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। अगर उनको खदशा लग रहा है कि खदशा है तो बेहतर है कि माँ जो है उन दिनों में बच्चे को दूध ना पिलाए, अगर वो कंफर्म केस है। और अगर जो है वो सिर्फ वैसे जो है सस्पेक्टेड है या एहतियात करना चाह रही है तो उसमें एक सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, खुद भी हाथ धोएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें, बच्चे को भी जो है बार बार जो है वो उसको सफाई का ख्याल रखें। तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए वो बच्चे को पिला सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर उनको कंफर्म केस नहीं है लेकिन कफ हो रही है या फ्लू हो रहा है, और आपको, क्योंकि तमाम लोग डर जाते हैं ना, क्योंकि सिम्टम्स ज्यादातर यही है कि आपको फीवर होगा, आपको कफ होगी, फ्लू हो जाएगा, मेन ये 2-3 जो बताए जाते हैं। अब एक और भी आ गया कि आप कुछ स्मेल करेंगे परफ्यूम तो भी नहीं होगा, 1-2 केसेस ऐसे भी आए हैं हमारे यहाँ। तो तब क्या करना चाहिए? तब आप चाह रही हैं कि आप कह रही हैं कि वो ना पिलाएं? नहीं, अगर कफ है, सीजनल कफ है इस तरह तो मास्क यूज करें, सैनिटाइजर यूज करें। सैनिटाइजर भी अगर अवेलेबल नहीं है, सब शॉर्ट भी है और पूर फैमिलीज नहीं यूज कर सकती, और उनके लिए वैसे भी डिब्बे का दूध तो हम लोग रिकमेंड करते ही नहीं है, माँ का दूध सबसे बेहतर है। तो वो जो है मास्क लगा लें, अपनी मेडिसिन यूज करें और बच्चे को भी जो है साफ सुथरा रखें और जो है बार बार हाथ धोएं 20 सेकंड के लिए और बच्चे को पिलाएं दूध। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका, आपने एक बहुत अहम नुक्ते पे हमारी वो हमें फोकस करवाया, और ये बड़ा ज़रूरी था क्योंकि हम सिर्फ कोरोना पे बात करें, खवातीन पे बात नहीं कर रहे थे। जो प्रेग्नेंट खवातीन थी वो कैसे सर्वाइव करी, उनको तो ज़्यादा टेंशन होना शुरू हो गई होगी ना इस सिचुएशन में। सर मैं आपसे बात करना चाहूँगी क्योंकि माशाल्लाह इतनी ज़्यादा टीम आप लोगों के साथ काम कर रही होती है, इस सिचुएशन में वो ज़्यादा एक्टिव भी हो गए, जैसे आपने जिक्र किया, काम किया जा रहा है, एहतियाती तदाबीर को अपनाया जा रहा है जिस हद तक मुमकिन है। सर प्रेशर क्या है इस वक्त, जो ये लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, लोग घरों में भी मौजूद है लेकिन चीज़ें भी ट्रांसफ़र की जा रही है, भिजवाई जा रही है, डिलीवर की जा रही है। सर प्रेशर बेसिकली जो पहले भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस वक्त क्या प्रेशर है, क्या चैलेंज है आपके? प्रेशर तो कई तरह के हैं। एक प्रेशर ये है कि जब इंडस्ट्री बंद होती है तो आपके एक्सपेंसेस तो वही रहते हैं ना, आपके रेंटल्स वही हैं। हम तो गरीबों की बात करें, कंपनियों की बात नहीं करें ना। ठीक है। कंपनियां भी एक ख़ास बजट में काम करती हैं। सपोज़ 6,000 लोग हैं, हाँ जी, और उनकी एक सैलरी थी जो देनी थी, दे दी हमने। रेंटल्स हैं, तो जब बिजनेस की साइकिल आप रोक लेते हैं तो आपकी जो इकोनॉमिकल साइकिल है वो किसी और तरफ से बीट हो जाता है। ठीक है। यानी एक और तरफ जो कंपनी टैक्स पे करी, जैसे हमने बिजनेस नहीं किया, हमने टैक्स पे नहीं किया, हाँ जी, तो GST नहीं पे की क्योंकि बिजनेस नहीं था। तो ये एक इनडायरेक्ट भी ना बहुत चैलेंजेस हैं जी। प्लस ये जो टीमों को रखना है ग्राउंड्स पे, ये बड़ा मुश्किल है कि किस तरीके से यानी इनको रखा जाए, इनका ख्याल रखा जाए। अक्सर लोग एक और शहरों से आके वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। हमारी टीमें ऐसी हैं जो क्रॉस प्रोविंशियल यानी आके ड्यूटियाँ दे रही होती है, उनके बगैर वो चलता भी नहीं है। पंजाब के आदमी कराची बैठे हुए हैं, तो एक मुश्किल तो है। ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं है, ट्रकों के ज़रिए हम काम कर रहे होते हैं जी। तो चैलेंजेस ये हैं कि ये लॉकडाउन और इसके अंदर जो रिलैक्सेशन है वो हम डिसिप्लिन होकर इससे जल्दी निकलें, अदरवाइज़ इसके फिर यानी हेल्थ के अलावा जो और नताइज हैं ना वो बड़ी ख़राब निकलेंगे। यानी अगर आपकी इंडस्ट्रीज़ बंद है सारी, तो आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि गवर्नमेंट के पास फंड्स भी जनरेट नहीं हो रहे होंगे। जैसे फ्यूल आपने देखा कि फ्यूल कंज्यूम ही नहीं हो रहा जी, तो इसका तो कोई चीज़ व्हील नहीं घूम रही, तो वैसे तो पता नहीं चल रहा अभी तो हम यानी राशन के चक्कर में हैं। तो इसके जो नताइज हैं इकॉनमी पे, अच्छा हर कंपनी के ईयरली और
3 ईयरली टारगेट्स होते हैं, अगर वो मिस कर देते समझ लें कि मुल्क ने और स्टेट ने वो टारगेट मिस कर दिए। अगर एक्सपोर्ट होना है, इम्पोर्ट होना है, हमारी जब व्हील घूमते तो हम बहुत इम्पोर्ट करते हैं, पार्ट्स को भी, चीज़ों को भी, फ्यूल को भी, वो नहीं हो रहा होगा। तो इसके यानी इनडायरेक्ट इकोनॉमिकल जो लोग नहीं समझ पा रहे कि लॉकडाउन को क्यों, यानी जो बिजनेस वाले कह रहे हैं कि जल्दी से घुमा दें, अदरवाइज़ ये तो यानी राशन तो सबका चलेगा, मगर जो मुल्क चलना है जिस पे, जैसे स्टेट है, आर्मी है, डॉक्टर्स हैं, उनके जो एक्सपेंसेस हैं, डेवलपमेंट बिल्कुल बंद हो गई होगी, कोई पुल नहीं बन रहा होगा, कोई चीज़ नहीं हो रही होगी, अस्पताल बंद नहीं हो रहे होंगे, यूनिवर्सिटियाँ ऐसे हो गई हैं। तो चैलेंजेस इस वक्त ये हैं कि इसको डिसिप्लिन होके किसी तरीके से व्हील को घुमा दिया जाए, अदरवाइज़ यानी जो रुका हुआ है सबसे बड़ा चैलेंज यही है। यानी हेल्थ के अलावा आपकी इकोनॉमी भी बहुत यानी मैटर करती है, तो उसके लिए ज़रूरी ये कि हम कुछ इंडस्ट्रीज को खोलें, लोग बाहर आएँ थोड़ा सा डिसिप्लिन होके, और जो लॉजिस्टिक और जो चीज़ें हैं उनको यानी सर हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि अगर जैसे कि आप देख रहे थे कारोबारी हजरात ने भी कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बार बार कहा कि हमारी शॉप्स ओपन होने दीजिए, जो कि कर भी दी, कुछ किसी हद तक कुछ शॉप्स भी ओपन हो गई है, लेकिन आपके पास अगर कोई वर्कर काम करने वाला है तो उसकी सेहत की जिम्मेदारी भी फिर आपकी होती है। डिसिप्लिन मैंने ये कहा कि अगर आप डिसिप्लिन हो गए, आप ख्याल करेंगे, आप अपना टोटल लॉस से बेहतर ये आप 10% हेल्थ पे लगाएं ना, फिर कंपनियां बजट बना लें कि आप हाथ धोएंगे, मास्क देंगे, परमानेंट देंगे, सैनिटाइजर होगा, दफ्तरों में शीशे नहीं होंगे, फलां नहीं होगा, ये सर्फिसेज नहीं होंगी, दूर रहेंगे, क्यूबिकल बना लेंगे शीशे तो फिर आपको इसको तो ठीक करना होगा। यानी एक तरफ जब हम सिर्फ ये बता रहे कि हाथ धो लें, इसका लॉन्ग टर्म जो आपने सवाल किया था पहले मुझसे कल भी, कि लॉन्ग टर्म क्या होगा। लॉन्ग टर्म ये होगा कि हम अपने घरों को, कल्चर को अब चेंज करेंगे, सिनेमा घर हैं, इसके बाद भी इसको ठीक होना है। ठीक है सर, इस बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि बाकी ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, लोकल बसेस नहीं चल रही, लेकिन आप लोग डिलीवर कर रहे हैं चीज़ें। सर लोग डरे हुए हैं ना कि बाहर से एक पैकेट आ रहा है कि इसके ऊपर तो कोरोना नहीं है, तो उससे कोई आपको कोई फेस करना पड़ रही है इस तरह की प्रॉब्लम्स, या नहीं लोग ने इतना नहीं करे कि ठीक है कोई मसला नहीं, अगर कोई ये मुश्किलात हैं, ये साइकोलॉजिकल हैं, और राशन ले रहे होंगे, सब्जियां ले रहे थे वो लोग, मगर ये पैकेट से बहुत डरते हैं, पैकेट पे डिटोल वो डालते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ, देखते रहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप कहाँ से खा रहे हैं जी, यानी गाड़ी में आप जा रहे हैं, आप सुपर स्टोर में, मैंने सबको देखा है, आप फ्रूट भी खा रहे हैं जो कि आम रेडों से आते हैं, पैकेट तो फिर भी पैकेट होके आता है ना, साफ़ होके आता है, और चांसेस तो हर जगह होते हैं, मगर ये ज़रा एटीट्यूड ज़रा आप समझ लें इसको कि यार एक पैकेट जो प्लास्टिक में बंद है या किसी डिटोल डाल लेते होते हैं, हाँ वो लेते हैं कि आप ग्लव्स दूर रखें, हाथ दूर रखें, मुझे पैसे ऐसे पकड़ा के लिफाफे में डाल के देते हैं, मगर मैंने उन लोगों को हर जगह देखा है ना, राशन बांटते हुए भी देखा है। तो यानी तो इसलिए ना ये मैंने कहा ना अभी अवेयरनेस खुल के सामने आनी चाहिए कि यार एक्चुअली या तो कोई चीज़ घर के दरवाजे के अंदर ना जाए, ठीक है, जब जाए तो फिर आप ग्रेसफुली इसको रिसीव करें जहाँ भी आपने रिसीव करनी है, प्लस हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी। अच्छा, तरीकाकार भी तो होता है ना कि आप अगर उस पर कोई हैंड सैनिटाइजर या कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो पहले आप उनको भी दे दीजिए कि भी आप भी इस्तेमाल कर लीजिए, कहीं मेरे से आपको ना हो जाए, ताकि उनकी वो जो इज्जत है वो भी बरकरार है, क्योंकि आप थोड़े हो जाते हैं ना आपको कि कोई कह रहा है आपसे पकड़ नहीं रहा, और आप ग्लव्स पहने, चीज़ रिसीव करें, उधर ही पोर्च में खोल लें, जाके अंदर अपना काम कर लें, उसको भी यानी उन्होंने भी ग्लव्स पहने होते हैं, हमारी जिम्मेदारी बहुत दो चंद है, हम भी बहुत यानी सारी कोई कंपनी बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रही हैं और सैनिटाइज कर रहे हैं, मगर आप भी जो है ना इतना यानी सेंसिटिव ना बने कि आप घर में खाना तो मंगवा के बाहर से खा रहे हैं, मगर कोरियर का पैकेट आपको बहुत बुरा लग रहा होता है ना, तो ये बस ये समाजी मसाइल हैं, ये आपको ना यानी। सर आप ये देख रहे हैं ये मसाइल बाद में भी रहेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज़ आ चुकी है कि वायरस है और इस तरह से मुंतकिल होगा, हम हर जगह पे तो अप्लाई नहीं कर रहे, जैसे आपने जिक्र किया स्टोर्स में भी जा रहे हैं, फ्रूट्स भी ले रहे हैं, वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, जो कि बाहर से ही आ रही है ना, एक फट्टे से ही आ रही है। हम एक बदकिस्मत कौम है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अच्छा, यानी आप रमज़ान के बाद आप सुबह की नमाज देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा ना, हम 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद भी नमाजें 5 छोड़ देते हैं ना जी, हम हर चीज़ छोड़ देते हैं ना, ये हमारी आदत है। तो ये कोरोना भी एक कर तो लिया, इसको फिर हम गालियाँ दे रहे होंगे, फिर इसको हम ऐसे ही देख रहे होंगे, भूल जाएंगे। ये कुछ सिखाना चाहिए ना इसको हमें। रमज़ान को हमें 11 महीनों के लिए ट्रेन करता है ना, वो खुदा का एक निज़ाम है, आपको ट्रेन करता है कम खाने पे, कम सोने पे, तो फिर आप करने में, सब हर चीज़ में मदद करने में ना, ये राशन तो वैसे भी रमज़ानों में भी देते हैं, तो अब 11 महीने के लिए ट्रेन हो गए। जब आपको भूल जाता है फिर आपको एक कोर्स कराया जाता है। हम जब इंस्टीट्यूट्स में होती हैं, जब डॉक्टर साहब भी हैं, तो हर साल 2 साल बाद मुल्क से बाहर, मुल्क के अंदर हमें ट्रेनिंग कराई जाती है ना, कि हम कहीं भूल ना जाएँ इतनी उम्र के बावजूद भी। मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी ये भूल जाएंगे, मास्कों को अब जला देंगे, गुस्से में आके कोई, जैसे हेलमेटों को लोग जला रहे थे, हेलमेटों पे लोग आग लगा रहे थे, अपने ऊपर आग लगा रहे थे कि मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा। तो वो मैं देख चुका हूँ, कोरोना तो बहुत छोटी चीज़ है ना, वो हेलमेट जो कि आपकी रोज़ाना, डॉक्टर साहब को पता होगा, मेरी बेटी को पता है कि मेरा ख्याल ये है
कि 500 लोग रोजाना मरते हैं हेलमेट की ना होने से। बाइक के एक्सीडेंट। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टीवी पे दिखाएं कि आज हेलमेट ना पहनने से कितने मरे, यकीन करें फिर लोग मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। जैसे कोरोना है ना, आपसे बता दें कि एक्सीडेंट से रोजाना कितने मरे हैं, वो कम से कम 500 होंगे। दिखाते काफी है, नहीं, स्कोर कार्ड बताए दुनिया में बताएं। अच्छा। कि आज चाइना में 3 लोग मरे। सर फिर लोग कहते हैं कि देखिए न्यूज ऐसे दिखा रहे हैं, डिप्रेशन दे रहे हैं आप हमें, बार बार डिप्रेशन हो रहा है, ये देखिए जब भी न्यूज लगाए ये वाली खबरें आ रही होती है। ये भी मसला है हमारा। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा है, वहाँ जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो इमाम है, उस्ताद है, बड़ा है, वो करे। हेलमेट पे भी अगर आप एक सोसाइटी में लेक्चर दे देंगे और समझा देंगे कि ये ज़िंदगी हमारी नहीं है, खुदा की अमानत है, किसी काम के लिए दी हुई है ना, तो किसी की जब आप मुझे कोई चीज़ देंगी अमानतन, तो मुझे हिफाजत करनी होगी ना उसकी। तो अगर आपके पास ज़िंदगी है तो आप उसकी हिफाजत करें। ज़िंदगी किसी की है, किसी मकसद के लिए उसने एक टाइम पर दी हुई है, तो अब ये समझें कि ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं अपनी हेल्थ का ख्याल कर लूँ, अपनी हेलमेट पहन लूँ। तो ये आपका खदशा है, मेरा भी खदशा है कि ये बहुत जल्दी भूल जाएंगे, ये हाथ धोने छोड़ देंगे फिर वही, और ये जब दोबारा आएगा तो इससे वर्स्ट आएगा, इससे बुरा आएगा। या इससे देखें, ये कोरोना इस वक्त की जदीद वायरसेस में सबसे खतरनाक वायरस है। इसके बाद जो वायरस बनेंगे वो इससे भी खतरनाक होंगे, और ये बीमारियाँ 100 साल 50 साल में आती रहती है। एक जनरेशन में ज़रूर कोई एपिडेमिक होता है। अच्छा सर, इसका मतलब है कि हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि वायरस कब खत्म होगा, हमें ये करना है कि हमने इसको अपनी जो एहतियाती तदबीर उनको लॉन्ग टर्म लेके चला, हमें जिंदगी अब ऐसे गुजारनी है। ये तो आते रहेंगे वायरस, कुछ ना कुछ नाम चेंज करके आते हैं। घर जाते हैं तो बाथरूम जाके हाथ धो लेते हैं इस वजह से, तो वैसे भी इस तरह कर लेना चाहिए। बाहर से आए हैं तो कर लें इस तरह से, जूते बाहर छोड़ दें और उसको कर लें। गाड़ी 1-2 दिन में आप सैनिटाइज कर लें, साफ कर लें। जर्म्स होते हैं ना, जो हमें फ्लू और मसाइल हैं, वो भी तो इसी वजह से। फायदे सिर्फ आपको है, किसी और को तो नहीं हो रहा, मतलब कि आप अपने लिए कर रहे हैं ना। मास्क आप एक राशन में एक डब्बा खरीद लें, मेरे ख्याल में 200-300-400 में एक 50 मास्क शायद आते होंगे। आप राशन का ऐसा बना लें, और जब मुलाजिम झाड़ू वाड़ू कर रहे होते हैं आप मास्क दें उनको, मास्क यानी बस एक कल्चर बना लें, तो आपका यानी हेल्थ पे यानी जो नुकसान अभी हुआ है, जो कि नाकाबिल तलाफ़ी है इकॉनमी के लिए पूरी दुनिया में। मैंने बड़े लोगों को कोलैप्स होते देखा है ना, बड़े दोस्तों को, तो ये तो उससे बहुत कम खर्चे में आप बच जाएंगे सर। प्रिवेंशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, साजिद खान साहब मौजूद हैं, जो कोरोना वायरस को लेकर भी बात कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि राशन के अलावा और क्या आप लोग डोनेट कर सकते हैं, किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज हम लोग तमाम लोग, इसमें कोई शक नहीं, सिर्फ राशन लेके देना चाह रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हमारी सिर्फ जिम्मेदारी ये है कि इसके घर में खाना पके। लेकिन खाना पकने के लिए भी सर ने जैसे जिक्र किया, गैस की ज़रूरत है, सिलेंडर की ज़रूरत है। अगर वो नहीं होगा तो वो जो आपका राशन है वो पड़ा रहेगा किचन में। उसके अलावा वेजिटेबल की भी ज़रूरत है, दालें अगर है तो ऑयल अगर आप लोग दे रहे हैं, उसके अलावा सब्जियों की भी ज़रूरत है, मसाला जात की भी ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसे बेहतरीन हल ये है कि आपको अगर लगता है कि ये शख्स जो है वो डिज़र्व करता है, वो इस वक्त मुश्किल हालात पे और इनफरादी तौर पे हमारी जिम्मेदारी है उनको हेल्प करना, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप उनको कुछ अमाउंट दे सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से, जो कि ना आपका पता चल सकता है और आपकी नेकी जो है वो अल्लाह और आपके दरमियान में एक राज के तौर पे रह जाए। और जनाब दूसरी तरफ जो शख्स है ना, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो हर्ट ना हो। क्योंकि जहां हम लोगों ने बहुत हेल्प की, इसमें कोई शक नहीं, मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ तमाम NGOs को जो मैदान में आई, उन मुखय्यर हज़रात को जिन्होंने डोनेट किया। लेकिन अगर आप डोनेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अजर नहीं मिल रहा, ना हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि आपको इस नेकी का बदला मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमारा मामला नहीं है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि आप लोगों के पास अगर है, आप डोनेट करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल सही समत में डोनेट कीजिए, उन तक पहुंच जाए, ताकि उनके लिए भी आसानी हो जाए। जो आप करना चाह रहे हैं, आपको तो अजर मिल रहा है, उनको भी फ़ायदा इस चीज़ का हो जाए। डॉक्टर साहिबा, जैसे आप जिक्र कर रही थी, ख़वातीन को अगर टेंशन या डिप्रेशन या कुछ इस तरह की चीज़
होगी तो भी इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर हो जाएगा, प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। और आपने डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, अगर ख़वातीन जो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में चेकअप के लिए ज़ाहिर उन्होंने अपने डॉक्टर के पास जाना, और इस टाइम जो सिचुएशन हॉस्पिटल्स की है, आपको वैसे डर लगता है हॉस्पिटल जाते हुए ना कि कहीं आपको वाइस ना लग जाए, अगर वो अपने चेकअप के लिए आ रही है और ज़रूरी भी है, डॉक्टर ने उनको टाइम भी दे दिया, तो कौन सी एहतियाती तदबीर वो अपनाए, किस तरह से हॉस्पिटल में आए और कितना ज़रूरी है, क्या हर वीक या हर मंथ में आना ज़रूरी है इस सिचुएशन में? नहीं, इसमें जो है हर वीक में या हर मंथ में आना ज़रूरी नहीं है। उसमें स्पेशली से मैंने पहले जिक्र किया था, जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, बीपी के, शुगर के, या उनको जो है अनीमिया है, उनका डॉक्टर उनको 3 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते बाद बुलाता है, वो ज़रूर आएँ। लेकिन हिफाजती जो है इक़दाम करके आएँ, मास्क यूज़ करें, हॉस्पिटल में जो है बच्चों को साथ ना लाएँ, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर तक होना चाहिए, अपने हाथ बार बार धोएं और बहुत ज़्यादा रिश्तेदार साथ लेकर ना आए। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आसानी ये भी तो है ना, जैसे आपकी अगर कोई है पेशेंट, आपको उनकी मेडिकल हिस्ट्री पता है, जी, 1 वीक से आपको पता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम इनको हो सकती है या हो रही है, तो फ़ोन, मेरा ख्याल है फ़ोन ज़्यादा बेहतर नहीं है सिचुएशन में, क्या फ़ोन पे पूछ लीजिए? टेलीफोन भी है, उसके अलावा जो ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं हर हॉस्पिटल की, जहाँ पे आप बुकड हैं वहाँ पे आप जो है ऑनलाइन सर्विसेज है या कॉल करके आप पूछ लें, अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें, वो जो आपको मेडिसिन एडवाइस करें वो खाएं। जब वो आपको हॉस्पिटल में बुलाएं तब आप जरूर आएं। ठीक हो गया, मतलब जहाँ तक पॉसिबल है आप कॉल पे ही रहिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं अब ऐसी सिचुएशन है कि मुझे जाना है डॉक्टर पे या मेरी तबीयत नहीं संभल रही, तो आप डॉक्टर के पास आइए। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, मैंने ऑनलाइन सर बात की है, ऑनलाइन चूँकि हम बहुत ज़्यादा आजकल चीज़ें बाय करते हैं, इतनी वेबसाइट्स आ गई हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, कपड़े, जूते, आपकी ज्वेलरी, जो चीज़ भी आप चाहें अवेलेबल है, आपको आसानी से मिल जाती है। लेकिन सर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ऑनलाइन होनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई। बहुत कम एक दो कंपनीज हैं जिन्होंने स्टार्ट की, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, आपका राशन है, आपकी ग्रोसरी है, जो घर तक डेली आना भी है, और उसमें आपको धोखे का भी चांसेस नहीं है। अगर कपड़ा मंगवा रहे हैं तो हो सकता है वो सही ना आए, तो आपको नहीं लगता ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए? ये आसानी हो जाएगी सुपर स्टोर्स के लिए और दूसरों लोगों के लिए भी। जो भी हम कोरोना ब्रेक में जब कोरोना की ब्लेसिंग पे बात करें, जी बिल्कुल, वो यही था कि डायरेक्शन ठीक कर दी। हाँ जी, जिन चीज़ों को आपने खुद जाके लेना है, कभी कभी कपड़ा, मोबाइल, वो ऑनलाइन है, वो ऑनलाइन, और जिनके लिए हमें कोई चॉइस नहीं है, जैसे कोई आपको ब्रांड के कोई दूध चाहिए या घी चाहिए, आपको पता होता है, और ये हर महीने हर हफ्ते आप एक सिस्टम बनाया होता है। मेरा ख्याल ये कि जो इस पे महंगाई है वो ये है कि आपको बहुत बड़े सुपर स्टोर एयर कंडीशन रखने पड़ते हैं, हज़ारों मुलाजिम होते हैं, जिससे आपकी सब्ज़ी की कीमत भी आसमानों पे होती है। यानी अगर आप यहाँ रह रहे हैं और मेरी तरह जाके सुपर स्टोर से ले रहे हैं, किसी और की तरह जाके गांव से किसी रेड़े से ले रहे हैं, या डायरेक्ट किसी जगह से ले, बहुत फ़र्क है। यानी अगर 20 है तो वहाँ पे 40 हो गया होगा, और जब सुपर स्टोर तक आता होगा तो डबल हो गया होगा, और इसमें बहुत बड़ी कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की है। तो मेरा अपना ख्याल ये कि हमें इससे ये सीखना चाहिए कि हमारा राशन रजिस्टर्ड हो, जिस स्टोर से भी हो, और वो बंदोबस्त करें कि वो घर पे डिलीवर करें। इससे क्या होगा, एक तो चीज़ें की तरसील आसान होगी, और रोज़गार के मौके होंगे, फजूल जो एक्सपेंसेस हैं बिजली के। और आप जब इसके बाद जाएंगे, अभी भी अगर आप जाएँ सुपर स्टोर्स पे, बहुत रश है, मास्क लोगों ने नहीं पहने हुए, हाथ उस तरह ओपन है, एक रश बना हुआ है जो थोड़ा टाइम मिलता है सुपर स्टोर्स में। इसका मतलब ये कि पहले भी ऐसी था कि काउंटर्स पे आप होंगे, आप नोटों को हाथ लगाएंगे, तो आप क्रेडिट कार्ड सबके पास है या डेबिट कार्ड तो है ही हैं। तो आप, मेरा ख्याल ये कि इससे हमें ये सीखना चाहिए शहरी ज़िंदगी में कि ये जो महीने के राशन है 2 किस्तों में घर पे आ जाए, नो क्वेश्चन पॉलिसी, अगर कोई ख़राब होता है तो वापस चला जाए, चिकन घर पे आ जाए, और डायरेक्ट वेंडर से आ रहे हों। बिल्कुल, इसमें बड़ी मिडल मैन है, तो एक नई चीज़ इवॉल्व हो सकती है। कपड़ा आप जाके ले लें खुद ही, यानी अभी ये कि फ़ैशन में ई कॉमर्स है, और जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसमें नहीं है, उसमें नहीं, बहुत कम है सर। कोई 1-2 कंपनीज मैंने देखी जो डिलीवर कर रही हैं, बहुत कम, वो ऑर्गेनाइज कंपनियां नहीं, शायद हम लोग लड़के हैं वो कर रहे हैं 4 लड़कों के साथ, मगर जो बड़े काम हैं जिनमें हम भी शामिल हैं, वो उस तरफ आएँ, और ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी सर आप स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ प्लान है आप लोगों का? इसी पे हम काम कर रहे हैं कि अब ये ई कॉमर्स की डायरेक्शन चेंज करें। प्लस अगर कोई राशन लेना है किसी ने और डिलीवर करना है, तो हमें सपोज किसी ने राशन ले लिया है, एड्रेस है उसके पास, उससे 200 रुपये और दे दिए और वो घर पे पहुंच गया, तो वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट आप बार बार बात करें, जिसमें मैं भी बड़ा यानी सेंसिटिव हूँ, वो नहीं होगा ना। आप आएंगे, एक कंपनी से बात करेंगे कि जी ये एड्रेस है मेरे पास, मैं इनको 15 डेज से राशन पहुँचाना चाहता हूँ, ठीक है, और ये 200 रुपये मैं आपको दे दूँगा, 300 रुपये दे दूँगा, क्योंकि ये भी सदका जारी है ना, ये पैसे भी इकॉनमी में जाएंगे,
लेबर में जाएंगे, पेट्रोल में जाएंगे और साइकिल चलेगा ना। लोग ये चाहते हैं कि ट्रकों के सामने खड़े होके या घरों के सामने लोगों को, अभी बहुत ही शर्मिंदगी का वक्त आने वाला है जब आप घरों के सामने देख पकते हुए देखेंगे और लोग शाम से बैठ के उसको मार पीट रहे होंगे, निकलो निकलो। तो ये काम आप बदल दें। आप फूड का, जो फूड कंपनियां हैं जो डिलीवरी करती है फूड की, उनसे कहें कि यार ये 100 फूड या अफ्तारियाँ इन घरों में डिलीवर करनी है, वो डिलीवर कर देंगे। ठीक हो गया सर। इसका मतलब जो आप लोग स्टार्ट करने वाले प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम करें, वो इस तरह से होगा कि अगर आप अपने घर के लिए मंगवा रहे हैं राशन, क्योंकि हर घर में ज़रूरत होगी ना, तो क्या आप ऑनलाइन मैसेज करेंगे, फ़ोन करेंगे, किस तरह से डिलीवर? ये तो एक डाटा बना लेंगे, ये तो लोग अपने से कर लेंगे। मगर एक और चीज़ जो आगे है वो ये कि राशन के दौरान हमारे बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, आप हमारे पास राशन रखवा लें। ये 24 आवर्स हैं हमारे, और ये 200 से ज़्यादा है, और लोगों से कहें कि आप वहाँ से ले लें, कोई नंबर दे दें उनको, वो आके रिसीव कर लें। ठीक हो गया। मोटरसाइकिल पे आए, कोई ना हो, एज ए कस्टमर रिसीव करें ना राशन, एज ए बैगर तो ना लेना, तो वो हमारे पास आए। जैसे हम कोई चीज़ मंगवाते हैं और हम पे करके बड़े फख्र से ले लेते हैं, जी ये मेरी है, मैंने पे किया हुआ है। जो NGOs हैं वो हमारे पास आए, हमारे वेयर हाउसेस को भरें राशन से, और लोगों को SMS जो भी उनके साइकिल है उनको चिट दें कि आप जाके उस कंपनी से 24 आवर्स है, रात को 3 बजे वो रात को ही आएंगे लोग कि जी मेरा एक पैकेट है 20 किलो का, हम दे देंगे उसको। तो ये एक सेगमेंट है लाइफ टाइम के लिए कि हमें यूज़ करें। हमारे पास बड़े वेयर हाउसेज हैं, हम 100 जगहों पे हैं। ज़बरदस्त। ये बड़ा एक आसानी होने वाली है। आपको अगर कोई प्लेस नहीं मिल रही तो आसानी से एक मीटिंग कीजिए आपके साथ बैठ के। ये भी देखिए कि सर्विस चार्जेस भी आप पे करें कि ठीक है, जो आप उधर बहुत फटीग में जाके किसी एक को 6 दफ़ा दे रहे हैं या उनको मार पीट रहे हैं, छोड़ दें इसको, सर्विस चार्जेस दें, कहीं कंपनी में रखवाएं जो बड़े मुनासिब होंगे, लोग खुद आके ले जाएं। बल्कि हमें ये कह दें कि जी ये साल में 3 दफ़ा ये लोग आएंगे और हम आपको देंगे, तो ये बंदोबस्त हो सकता है। सारी कंपनियां एक नई डायरेक्शन में जा सकती हैं। ये जो राशन का गैर मुनसिफाना तकसीम है, ये जो आप, दूसरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये है कि आप अपने शहर में डोनेशन दें। अक्सर मैं देखा है कराची में लोग 10 लाख रुपये का डोनेशन दे रहे होते हैं, वो सोसाइटी भी ठीक है, मगर आपकी जो कम्यूनिटी है कुरान के लिहाज से, आपके अपने वालिदैन, आपके बहन भाई, रिश्तेदार, मुलाजिम और पड़ोसी, इस एक साइकिल खुदा ने डिफाइन किया हुआ है, उससे बाहर ना निकलें। उससे बाहर आप निकल भी नहीं पाएंगे, इतने लोग उसी के अंदर मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। तो और अगर फिर भी आपका है उसके बाद आप पे करना चाहें, फिर कर लिए, जरूर कीजिए। मगर ये होता है कि हमें इर्द गिर्द अंधेरा होता है और हम लोगों को, यानी बड़े बड़े इदारों को चेक बनाते मैंने देखा है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि जो लोग 200 थे उनसे ले लेता हूँ राशन, कि मैं जिम्मेदारी, और मैं इसमें फिजिकल, यानी हर साल फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं मेरी टीम। यार ये ना मुझे पता है सफ़ेद पोस्ट लोग कौन से हैं, दफ्तरों में लोग होते हैं, हमें पता होता है, इज्जत से पता भी नहीं चलता और ये हो जाता है। ये एक दीवार मेहरबानी का एक कंसेप्ट आया था, ज़बरदस्त आया, बहुत अच्छा। वो लोगों ने मिस अब्यूज़ किया कि सारा एक आदमी आया सब उठा के ले गया, ठीक है ना। उसकी वजह ये कि ट्रेनिंग कि दीवारी मेहरबानी अब नहीं बन सकता, आप यानी एड्रेस दें कि सर्दी की एक जैकेट उन तक पहुंच जाए, जी ठीक है ना, और डिलीवर हो जाए पैकेट में, जैसे ऑनलाइन है। वो मुझे दीवारी मेहरबानी इतना अच्छा लगा था ना, वो उसमें इतनी आसानी थी ना, रखने वाले का पता चल रहा था ना लेने वाले का पता चल रहा था। लेकिन सर मैं फिर बात करती हूँ, अवेयरनेस की बात तो है, हमें एजुकेट करना पड़ेगा, हमें अपनी इनफरादी जो जिम्मेदारियाँ हैं ना उनको पता करना पड़ेगा कि भाई मेरी जिम्मेदारी, हमें हमारी राइट्स बहुत पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, डॉक्टर साहब को अभी कोई बात होगी तो हम कहेंगे जी मेरा राइट्स ये है या मेरे राइट्स ये है, लेकिन हमें ये नहीं पता है हमारी प्राइस क्या है। अगर हम जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, जो दीवारें मेहरबानी ना आज कामयाब होनी थी हर लिहाज से। आपको ना अपनी मिजाज के लिहाज से ना चीज़ें करनी है। हमारी कौम का एक मिजाज है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, आगे का कोई यकीन दहानी नहीं है ना। एक साल दीवार मेहरबानी आए फिर आया नहीं, तो 4 जैकेटें लेनी पड़ेंगी ना हमें। ये जो आटे की जो ज़्यादा लोग लेते हैं, ये अनसर्टेनिटी है ना ब्रेन में। अगर पता हो कि सलीम ने ताहिर को महीने में 2 दफ़ा राशन देना है 2-2 हज़ार रुपये का, और ये स्लिप पे मैं ले लूँगा या ऑनलाइन आ जाएगा, तो फिर ये बेचैनी भी नहीं रहेगी ना। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, जो इसको खुदा भी पसंद नहीं करता, यानी ये जुआ है, क्यों मना है, इसमें अनसर्टन, आप जहार जाते हैं ना, तो खुदा ने इस जुए को भी मना कर दिया कि ये अनसर्टन है, ये आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि आप जीतेंगे कि हारेंगे। यहाँ भी आटे के ट्रक के सामने आप जुए खेलते हैं, या आप हारते या जीते, अनसर्टेनिटी है। तो आपने क्रिएट की, गुनाह किया आपने, अनसर्टेनिटी क्रिएट ना करें। एक आदमी बिठा के लिस्ट ले लें, नाम लिख लें, शादीगार नंबर है, बायोमेट्रिक होता है, आप नादरा के साथ एफिलिएशन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे 12,000 डिलीवर हो रहे हैं अच्छी से, तो इसको 2-3 सालों में अप हो जाएगा। फिर आप हर रमज़ान में ना एक लिस्ट उठा के राशन दिया करें, ऑनलाइन हम डिलीवर कर देंगे, वेयर हाउस से डिलीवर कर देंगे, वो खुद आके ले जाएंगे। या आप ऐसे करें, सुपर स्टोर्स को कह दें कि ये चिट आएगी, आप इतना राशन दे दें उसको, वो जाएंगे और एक चिट, ये उससे भी ज़्यादा आसानी हो गई ना, यानी एक प्रोमो कोड कह दें, हाँ जी मेरा कोड आया हुआ है, मेरे राशन पे
3,000 रुपये की डिस्काउंट है, वो कहेगा जी, डालेगा, कहेगा जी उस कंपनी ने आपको डिस्काउंट दिया, आप ले लें। तो अगर आपने शैम्पू लेना है, आपने जो भी आपकी ज़रूरत है पर्दे वाली ले लें, काउंटर पे आप डिस्काउंट ले लेना। तो हमें बहुत ही यानी एडवांस जाना होगा, हम भी तैयार हैं, कंपनियां भी, और जो सुपर स्टोर्स हैं वो भी प्रोमो कोड के जरिए सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रा बहाल कर दें लोगों की, तो ये वहाँ तक जाएगा जहाँ तक भिखारी कहीं से भी कमा लेंगे। वो जो मांगने वाले लोग हैं ना, उनको आप परवाह ना करें, क्योंकि अगर उन्होंने मांग लिया ना, तो सब कुछ कर सकते हैं, मिल जाएगा, वो छीन भी लेंगे आपसे। मगर जो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए आप प्रोमो को बहुत कुछ हो सकता है। यानी मैं आपके साथ में एक प्रोग्राम करना चाहूँगा, मेरे पास पूरा एक बिजनेस मॉडल है जो मैंने सर, ये प्रोमो कोड वाला भी बहुत अच्छा है। देखिए ना, आपके इर्द गिर्द तो स्टोर्स होते हैं, आप आराम से जाइए, किसी को तो नहीं पता, आप कह रहे जी मुझे डिस्काउंट मिला है ना, जैसे आपके हम कहते हैं जी मुझे फला चीज़ पे इतने % डिस्काउंट मिला, और हम उस स्टोर पे जरूर जाते हैं, इवन कि मैं और आप भी जाएंगे ना कि देखिए जी स्टोर पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है आपकी वो में मेंटेन रहेगी, और आप आराम से जो गरीबों के इलाके जो हमारे घर के पास हैं, आप वहाँ जाएं, राशन वाले से पूछें, उधर कर्ज होता है, उस कर्ज को आप पे कर दें, उसको डिलीट कर दें, उनके खातों में होते हैं, नाम होते हैं, मुलाजिम तनख्वाह लेते हैं फिर देते हैं। हाँ, तो फिर आप जाके उनको पे ऑफ कर दें। मेरे एक दोस्त ने अभी 100 किलो आटा, ठीक है, रोज़ाना किसी को दिया। नान भाई से बोला, कराची में आपको वीडियो दिखाऊंगा, कि उसने कहा कि आप 2 रुपये की रोटी दें। 2 रुपये की जब रोटी मिलती है, जो पका रहा होता है वो 2 रुपये उसको देता है, उसकी कॉस्ट है। रोज़ाना 1000 रोटियाँ निकलती हैं 2 रुपये के हिसाब से, इसको सिर्फ 100 किलो आटा देना होता है। तो एक लाइन खड़ी होती है, 2 रुपये की रोटी लेते हैं, कहते हैं मैं सिर्फ आटा देता हूँ, गूंदने वाला भी पैसे कमा लेता है, सर्विस चार्जेस है ना उसके, लकड़ी ले आता है, तो सिर्फ यानी 100 किलो आटा से 900 रोटियाँ बन रही हैं। सर, ये छोटे छोटे आइडियाज है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन है। ये 2 रुपये क्यों रखा, एक तो वो जो बना रहा है उसकी इंटरेस्ट हो, और सेल्फ रिस्पेक्ट हो कि मैं 2 रुपये की लाया हूँ या 9 रुपये की लाया हूँ। हाँ जी, देखें आपने कुछ चीज़ें खरीदी होंगी ना सेल में 90% ऑफ, आपको बुरा नहीं लगता, फ्री में ज़रा महसूस होता है ना, बिल्कुल। तो अच्छा, आप कौम की ना सेल्फ रिस्पेक्ट को, खुद स्टीम को ना आप खुद ही बूस्ट भी कर सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, यानी आपकी मर्जी है कि लीडरशिप कैसे, या जो मोहल्ले के लोग हैं वो कैसे सोसाइटी को यानी अपलिफ्ट करते हैं। आप सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल करें तो लोग खुद भी आ पाएंगे। अच्छा सर, इसका ये मतलब है कि ये जो तमाम कंपनियाँ, ये मुखैर हजरात है, वो लोग आप लोगों से रब्ता करें और बैठ के डिस्कस कर ले, अपने आइडियाज़ भी दे दें कि हम ये करना चाह रहे हैं, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या आपके पास कोई बेहतर आइडिया तो आप बता दें, ताकि हमारे पास सिस्टम्स हैं, हमारे पास डाटा है 22 सालों का, 25 सालों का, हमारे पास मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में ID कार्ड्स हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। जो सुपर स्टोर्स हैं उनके पास डाटा बन सकता है, लोग अपने आप रजिस्टर करवाएं, प्रोमो कोड लें, उनके नाम लिख लें, ID कार्ड नेशनली फैला दे कि इसने ले चुका है। मेरे पास है, मैं कहूँगा नहीं यार आपको तो ऑलरेडी ID कार्ड, जैसे क्या हो रहा है अभी 12,000 रुपये में अगर आपने कहीं और से लिया हुआ है तो वो सिस्टम बता देता है कि आपने ले लिया हुआ है। तो ये भी 1-2-3 सालों में इवॉल्व हो जाएगा कि नहीं, आप साजिद साहब आपने एक प्रोमो लिया हुआ है तो आप अगले महीने ले सकते हैं, एक सिस्टम बन जाएगा ना, नेशनल सिस्टम बन जाएगा। नादरा से लिंक कर दें। देखें आफात तो पहले अर्थक्वेक आया था, सैलाब आते हैं, कोरोना आया, अच्छा हमारे पड़ोसी ममालिक में जंगें हुई, अफगानिस्तान में जंग है, शाम में है, तो ये ना अब हमें चाहिए लीडरशिप को कि इस राशन और इस हेल्प और किताबों को और इन चीज़ों को, यानी आप सिस्टमेटिकली, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं जो कि स्कूल के बच्चों की आप देना चाहती हैं, आपको सोर्स नहीं मिल रहा, प्रोमो कोड लगा दें, किसी किताब की दुकान पे छोड़ दें, उर्दू बाज़ार में छोड़ दें, वो जाके वहाँ से ले लें, बिल्कुल वो 10% प्रॉफिट कमा लें, 10% ही कमाते हैं, किताब उसको फ्री मिली हुई हो, और वो जो बच्चा है उसको यानी 100 की किताब 10 में मिल जाए, उसको ये फील भी नहीं होगा। मैंने लिया है, मैंने खरीदा है, अच्छा मैंने खरीदा है, यानी आप 10 रुपये में खरीद लें 1000 रुपये की किताब, तो आपको अच्छा महसूस होगा ना। हाँ, देखें सेल्फ रिस्पेक्ट और खुद ही बहुत कमाल की चीज़ है ना। परसों भी आपका प्रोग्राम था आलमा इकबाल पे ना, तो वो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को ना तशख़्ख़ुस दें। गरीब हो सकते हैं इंसान, कमज़ोर हो सकते हैं, मगर आप उसको यानी सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी हिट ना करें, बेकार ही ना बनाएं उसको। बिल्कुल। और ये छोटी छोटी आइडियाज़ जो सुनने में तो बड़े आम से लग रहे हैं, लेकिन इनसे इतना फ़ायदा हो सकता है, आपको भी हो सकता है, और देने वालों को जो अजर मिलेगा मेरा ख्याल है वो और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं चल रहा ना कि कौन डोनेट कर रहा है, कौन दे रहा है। अगर आप डोनेट कर रहे हैं और वो नहीं पहुंच रहा, मुझे यकीन है आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे साइंस है ना, एक जब आपने पैसे दे दिए, जान छुड़ा ली, आपने किसी को ट्रक भिजवा दिया, किसी मोहल्ले में भूल गए, आपको एंड तक पहुंचाना है ना, तब जाके नेकी पूरी होगी। साइकिल है ना, अगर वो रिंग ही पूरी ना हुई तो मुझे लगता है कि आपको हो सकता है गुनाह मिल जाए, हो सकता है आपको कुछ ना मिले, वो मिला ही नहीं उसको। सपोज मैंने रास्ते में लूट लिया, किसी ने कर लिया, आपका ये फ़र्ज़ है
कि आप फिर अपने स्टाफ डालें, रिसोर्स डालें, साथ जाए और फिर कुछ सिस्टम में भी पहुंचाएं। जैसे आप अगर कोई बिजनेस करते हैं सर, पूरी टीम बनाते हैं क्योंकि आपको होता है कि मुझे प्रॉफिट आएगा, मुझे लॉस ना हो, तो इसमें प्रॉफिट क्या है आपने की है, तो उस प्रॉफिट को हासिल करने के लिए आपको वो तरद्दुद करना पड़ेगा, आपको एंड तक जाना पड़ेगा। चेक लिख के लिफाफे में बंद करना भी बहुत बेहतरीन आइडिया है, ये फिर आगे यानी करप्शन का शिकार होता है। खुद निकलें, ठीक हो गया, खुद करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर सपोज 1 बिलियन का अगर आप कोई राशन दे रहा है तो 1 बिलियन में से 50% या तो मैनिपुलेट किया किसी ने, या गलत जगह पहुंच गया, या ज़ाया हो गया, या किसी ने ज़्यादा ले लिया, तो आपका नुकसान हो गया ना। आप एक एक रुपए की आप कदर जाने और आप पहुंचाएं। ठीक हो गया। सर डॉक्टर साहिबा से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा अपने आइडियाज सुने, आप कुछ कहना चाहेंगे इन आइडियाज के बारे में? है सुनने में तो बड़े छोटे छोटे लग रहे हैं ना, किस तरह से प्रोमो कोड है, बुक्स डोनेट कर सकते हैं, कलरिंग बुक्स दे सकते हैं, लेकिन इससे फायदा बहुत से लोगों को होने वाला है। बल्कि इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी, जो मेडिसिन हैं वो बहुत महंगी हैं, हाँ जी, तो वो भी इस तरह जो है वो पेशेंट को दी जा सकती हैं कि उनको जैसे डोनेशन पे देते हैं या सदका खैरात के पैसों से देते हैं, तो उनको फील होता है। डेली वेजेस वाले ये सब लोग हैं, उनके घरों में कोई बीमार भी तो हो सकते हैं ना, तो उनको आप दे सकते हैं। प्रोमो कोड लगा दें, जो गरीब जाए वहाँ से 1000 की दवाई ले तो 300 की ले ले, आपका कितना बेहतर हो गया। यानी आपके 700 रुपए कितने काम आ गए। एक आटे की बोरी, अच्छा घर में बीमार ज़्यादा होते हैं ना, गरीबों में, हम में भी वालिदैन होते हैं ना, तो मगर अगर आटा मिल जाएगा और दवाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा? क्या फायदा है? क्या होगा? या अगर कोई सिलेंडर नहीं होगा। अच्छा सर, मैं यहाँ पे ये क्लियर कर लूँ, हम हरगिज ये नहीं कह रहे कि आप राशन ना दे लोगों को, आप डोनेट करें। हम कह रहे डोनेट करें, कुछ उसको ना डिवाइड कर लीजिए। अगर आपके पास 50 रुपए तो 25 रुपए आपने इस जगह पे लगाने और जो 25 रुपए वो आपने इधर लगाने। हम हरगिज, मैं या साजिद साहब ये नहीं कह रहे कि या डॉक्टर साहिबा कि आपने राशन देना बंद कर दे लोगों को। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप राशन दे रहे हैं उसके साथ दूसरी चीजों को भी फोकस करें। राशन के लफ्ज चेंज कर दें, ग्रोसरी बोलें, सब कुछ शामिल हो जाता है। हाँ जी, ग्रोसरी में सब कुछ हो जाता है। आटा आ जाता है ना कि दवा में राशन है, खाना, आप इससे निकलें। आप उसके घर की जो 5000 की यानी मुख्तलिफ चीज़ें, साबुन भी है उसमें, घी सिलेंडर है, पूरा एक निज़ाम है, और उसमें थोड़ा गोश्त भी है, सब्जी भी है, तो आप पूरा पैकेज समझें। और ये आप करेंगे सुपर स्टोर्स, कोरियर कंपनी, लॉजिस्टिक कंपनी के साथ मिल के करेंगे, और कंपनियां इवॉल्व हो जाएंगी, यानी और कंपनियां खड़ी हो जाएंगी जो सिर्फ ये काम करेगी कि जी। अच्छा सर, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हो जाएगी, बजाय हम लोगों को भिखारी बने, उनको जॉब मिलना शुरू होगी, उनका कहीं ना कहीं सर्कल भी तो चलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छे आइडियाज है जो लोग इस तरह से करना चाह रहे हैं, जो मुहैयर हजरात हैं, जो हमारे बहन भाई जो इस वक्त हमारी दूसरी बहन भाइयों के साथ है, वो किसी तरह से भी डोनेट करना चाहते हैं, वो कंपनीज के साथ राब्ता कीजिए, सर के साथ राब्ता कीजिए, आप उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। आप पहले प्लान डिस्कस कर लीजिए, होमवर्क कर लीजिए। अगर आपकी समझ में आता है कि हाँ जी ये जो मैं डोनेट कर रहा हूँ ये सही जगह पे पहुंच जाएगा, क्योंकि मकसद तो आपका दूसरों को हेल्प करना है ना। अगर हेल्प ही नहीं हो रही तो क्या फायदा उन चीज़ों का। तो ये जहाँ पे हम डेली कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, ये एक अहम पॉइंट आज हमारे पास आया है कि हमें इस पर भी फोकस करना है, जहाँ पे हम दूसरी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप साजिद साहब या इनकी कंपनी या इसके अलावा जो कंपनीज काम कर रही है उनके साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए, एक मीटिंग कर लीजिए, क्योंकि आपने अपनी जो पैसे है या जो भी चीज़ें वो एंड तक पहुँचानी, उस घर तक जानी चाहिए, फिर ही आपका काम मुकम्मल होगा। डॉक्टर साहिबा, प्रेगनेंसी में अभी कोरोना को भी हमने साथ साथ अटैच किया हुआ था कि इस सूरत हाल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। माशाल्लाह से रमज़ान भी स्टार्ट होने वाला, बाबरकत महीना आने वाला, अल्लाह ताला इस महीने के सदके हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दें, आमीन। लेकिन डॉक्टर साहिबा, ख़वातीन रोज़ा रखना चाहती है ना प्रेगनेंसी में, आपने देखा हो, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा बड़ा होता है, जी मैं तो रोज़े ज़रूर रखूँगी। तो डॉक्टर साहिबा, क्या कुछ ऐसा है कि कुछ लोग नहीं रख सकते, ख़वातीन के लिए कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, क्या सूरत हाल होगी? देखिए, इससे मैं ये बताना चाहूँगी कि वैसे प्रेग्नेंट ख़वातीन जो है जो रोज़ा रखना चाह रही हैं, उनमें कुछ चीज़ें जो है उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी आजकल लोग गूगल कर लेते हैं, बाकी चीज़ें देख लेते हैं कि प्रेगनेंसी में जो है वो इस्लाम ने छूट दी हुई है, उससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन अगर आप ज़ाहिर आप रखना चाह रहे हैं, सारा साल वेट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप अपने मुआलिज से रब्ता कर लें। अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहे हैं तो फिर आप जो है वो बेहतर है कि रोज़ा ना रखें। फिर भी इन केस अगर आप रखना चाह रहे हैं तो उसमें यह है कि जो प्रेगनेंसी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन उसमें यह कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं, मतलब इसको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है। अगर साथ में आप अब आजकल 12 से 13 घंटे की फास्टिंग होगी तो उसमें डिहाइड्रेशन और पानी की कमी हो जाएगी। जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंचते हैं तो 22 से 27 हफ्ते में बच्चे की मेन ग्रोथ होती है। अगर उसमें और उसकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट भी
380 कैलोरीज तक पहुंच जाती है। अगर मदर उसमें फास्टिंग भी करती है तो डेफिनेटली उसकी बच्चे की ग्रोथ में इफेक्ट पड़ेगा। एंड में थर्ड फेज में अगर मदर जो है वो बच्चे का वेट गेन मैक्सिमम होता है, तो अगर मदर जो है वो रोज़ा रखती है उसमें फ़र्क आएगा, उसकी जो है पानी की कमी भी होगी और बच्चे जो है उसकी जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसमें जो है माँ को अगर कोई मेडिसिन मिल रही है तो उसमें उसको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में माँ जाएगी तो बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक हो गया। तीसरी बात है कि अगर हम ज़्यादा डिस्करेज तो नहीं कर सकते, अगर आप फिर भी रोज़ा रखना चाह रहे हैं और आपको कोई भी इस तरह का हाई कैटेगरी जो है इस तरह की बीमारी नहीं है तो आप रख लें रोज़ा, 1-2 रोज़ा रख के देखें। उसमें जो आप पानी ज़्यादा पिए, जब आप सहरी के टाइम पे भी पानी ज़्यादा पिए, बैलेंस डाइट लें, उसका फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, मीट लें, उबला अंडा खाएं, दूध लें। उसके बाद यह है कि आप साथ में वॉक भी करें, अफ्तारी के बाद भी करें, और अगर आपसे नहीं खाया जा रहा तो आप जो थोड़ी थोड़ी डाइट्स ले लें जब तक आप जाग रहे हैं। डॉक्टर साहब, रमज़ान के अलावा भी अगर मैं प्रेग्नेंट ख़वातीन की बात करूं तो प्रेगनेंसी में हमने कुछ ख़वातीन को देखा कि वो लोग जब उनको पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है उसके बाद ना वो बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट की तरफ आ जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी या नहीं? इतना बेड रेस्ट ज़रूरी होता है? हम लोग काम की तरफ नहीं आते, हम वॉक की तरफ नहीं आते, हम एक्सरसाइज की तरफ नहीं आते। एक्सरसाइज भी बताई जाती है लेकिन अगर आपको मॉलेज आपको बता रहा है कि किस हद तक आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बेड रेस्ट बेहतर होता है या नहीं? आपको उठ के थोड़ा काम भी करना चाहिए। देखिए, जो हमल है एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें आपका बेड रेस्ट जो सारी चीज़ें हैं अनटिल अनलेस कि आपका जो मुआलिज है वो आपको एडवाइस करता है कोई इस तरह की कंडीशन है जिसमें आपने जो है वो ज़्यादा रेस्ट करना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। अदरवाइज आप नॉर्मल रूटीन के काम करें, नॉर्मल डाइट लें और आप जो है वो सारे रूटीन के काम करें, इसमें नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है। लेकिन अगर आप रेस्ट करते हैं और उससे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है तो वेट गेन ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, फिर सी सेक्शन की वजह भी सिर्फ एग्जैक्टली, सी सेक्शन की और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन इसमें आजकल की जो हमारी ख़वातीन हैं या फामला ख़वातीन हैं उन्होंने बेड रेस्ट को जो है वो मतलब अपनी तरफ से ही गूगल जो मैं कह रही डिफरेंट चीज़ें हैं गूगल करना, खुद जो है सेल्फ मेडिकेशन लेना, सेल्फ एडवाइजरी, उसकी वजह से उनमें जो है वो ये रुझान बढ़ गया है। ठीक हो गया। उसकी वजह से अनटिल अनलेस कि आपका कोई हाई रिस्क प्रॉब्लम है तो उसमें आपको डॉक्टर जैसे प्लेसेंटा प्रीविया या कुछ और ऐसे थ्रेटन अबॉर्शन ऐसे कोई चीजें हैं तो उसमें वो आपको एडवाइस करते हैं, तब आप जरूर करें अगर डॉक्टर कह रहे हैं। अगर डॉक्टर आप किचन के काम भी कर सकते हैं, आप सारे काम कर सकते हैं, आप नॉर्मल रूटीन की लाइफ गुजार सकते हैं और इस पे आपकी सेहत पे और बच्चे की सेहत पे बहुत अच्छा आप बिजी होंगे, इन्वॉल्व होंगे तो आपके बच्चे की हेल्थ भी बेटर होगी, एक्टिव भी हो जाएंगे, बजाय कि बैठे बैठे आप सोच रहे हैं और यही सोची जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ आपने काम की बात की है कि हाँ जाना चाहिए, काम भी करना चाहिए, मैं तमाम ख़वातीन को बता रही हूँ जो घरों में बैठी हुई हैं इस वक्त काम नहीं कर रही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज का कहा जाता है तो क्या कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो प्रेगनेंसी में करनी चाहिए या सिर्फ वॉक बेहतर है? अगर वॉक कर ली जाए प्रेगनेंसी में जो है वो वॉक ही सबसे बेहतर है। उसके अलावा जैसे मेडिटेशन है, योगा की एक्सरसाइज है जो लाइट है एक्सरसाइज, हैवी वर्क आप ना करें। ठीक हो गया, लाइट एक्सरसाइज है। डॉक्टर साहब, अगर डाइट की बात की जाए, कुछ ख़वातीन बिल्कुल खाना बंद कर देती हैं प्रेगनेंसी में और कुछ बहुत ज़्यादा खाती, उन्हें लगता है कि ज़्यादा खाने से उनका बच्चा जो है वो माशाल्लाह से हेल्दी होगा। तो डॉक्टर साहब, ज़रूरत से ज़्यादा खाना क्या वाकई बच्चे के लिए बच्चे को हेल्दी कर देगा या नहीं? ऐसा नहीं होने वाला। नहीं, मैंने उससे आप जिक्र किया ना कि जब बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा होती है, जब सेकेंड टाइमेस्टर स्टार्ट होता है उसमें खाना आप ज़रूर ज़्यादा खाएं, लेकिन आप बैलेंस डाइट लें और ओवर ईटिंग जो है वो डेफिनेटली माँ का वेट बढ़ा देगी। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके, फायदा नहीं होने वाला उसमें इतना ज़्यादा अगर आप बिल्कुल इस तरह की फूड लेते हैं, जंक फूड्स लेते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते तो ज़ाहिर है माँ का वेट बढ़ जाएगा, बच्चे को उस तरह फ़ायदा नहीं होगा। ठीक हो गया, इस तरह से फ़ायदा नहीं होगा। इसका बेहतरीन हल ये है कि जब आपने डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हर किसी की फिजिक अपनी है, हर तरह की मेडिसिन हर किसी पे अमल तो वो असर तो नहीं कर सकती ना, जैसे डॉक्टर साहब या मेरे पे हम पे हमारी बीमारियाँ एक हो सकती हैं लेकिन हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीकाकार है वो थोड़ा सा चेंज होगा।
सर आपसे बात करना चाहूँगी यहाँ पे सिचुएशन पे, जहाँ पे हम ग्रोसरी की बात करें, जहाँ पे हम डोनेशन की बात करें, वहाँ पे बहुत सी कंपनीज ने या तो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज नहीं दी किसी रीज़न से। मैं ये नहीं कह रही कि इस वजह से नहीं दी, कोई रीज़न से उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ये जो भी सूरत हाल थी। कुछ लोगों ने हाफ दी और कुछ लोगों ने कट लगाया है। तो सर क्या आप लोग, क्योंकि माशाल्लाह से आप एक बड़ी कंपनी के साथ मुंसलिक हैं, तो क्या आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी आपकी कंपनी ने, या नहीं दी, या कट करके दी है? और कंपनियां भी जो इस अल्हम्दुलिल्लाह में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने, अगरचे हम डायरेक्ट इफेक्ट ही हैं, हमारा जब व्हील रुकता है तो सब कुछ होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी ने बेसिक और यूटिलिटी सारी सैलरी 100% पे कर दी हैं। एक ख़ास पार्ट जो अलाउंसेस का था या ट्रिप चार्जेस का था, जो कि वेरिएबल है, वो भी डिडक्ट नहीं किया, उसको होल्ड इसलिए किया 15-20% है, जो कि किसी और सैलरी के साथ आएगा। और उसका एक मकसद ये था कि ये महीना भी और अगले 3 महीनों में हमने कोई ले ऑफ नहीं किया, एक भी आदमी, किसी का 1 रुपया नहीं काटा, किसी को भी हमने छुट्टी पर नहीं भेजा कि अनपेड लीव है। और सारी कंपनियों ने जिम्मेदारी का, जिस कंपनी को यानी जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ वहाँ सब ने यही किया कि पैसे पे किए, मदद भी की और एरियर भी पे की। और ये जो पैसे 10-15% अलाउंसेस के हैं, जो कि मुख्तलिफ ट्रिप से, जो ट्रिप नहीं लग रहे या इंसेंटिव्स नहीं है, कोई काम ही नहीं है, तो वो भी यानी उसको पे स्लिप में अनपेड लिखा है। अच्छा, मतलब कि वो पे किया जाएगा नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ? सपोज अगर आज कोई रिजाइन देता है, हाँ जी, तो वो जो 15-20% है वो उनको मिल जाएगा। ठीक हो गया। उनकी पहले सैलरी स्लिप में अनपेड लिख दिया, टैक्स उसी तरह काटा, प्रोविडेंट फंड वैसे ही काटा। और ये इसी बात के लिए सब ने ऐसे किया कि यार हम 3-4-6 महीने, क्योंकि अभी रमज़ान है, बिजनेस वैसे भी डाउन होंगे ना, ये अप्रैल का महीना भी अभी जब ख़त्म होगा, मई भी, तो इसको इंश्योर करने के लिए कि सब 80-85-90% सैलरी ले रहे हों, और किसी को यानी हमारी इंडस्ट्री में तो ले ऑफ नहीं हुआ, बल्कि जैसे ये खुलेगा हमारी जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाएंगी, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो सैलरीज ये नहीं है कि ख़त्म हो गई है, या हम आपको कहेंगे कि इतने % है, बस इसी मंथ इतने मिलेंगे, वो आपको नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ, ये जिस तरह से बहुत मामूली सा जो कि वेरिएबल है 20। अच्छा ठीक है, जो यानी जो अभी कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रिप्स बंद हैं, होस्टेसेस हैं, उनके पर ट्रिप ही नहीं है, ड्राइवर्स हैं पर ट्रिप है, ट्रिप ही नहीं है, फूड अलाउंस है, फूड तो नहीं है, घर पे हैं, ऐसी चीज़ें जो कि उनको इफेक्ट नहीं करेंगी। ठीक हो गया, ठीक है ना, उनको इफेक्ट नहीं करेंगी। सब सैलरियाँ पे टाइम पे हुई हैं, आइंदा भी टाइम पे होंगी, और हमने मेमो भी निकाला तमाम स्टाफ को, रिटर्न में दिया है। अच्छा, यानी ना कोई ले ऑफ है, प्रॉब्लम नहीं होने वाली इंशाल्लाह। दुआ करें कि हम इसमें से निकलें, और इंशाल्लाह जैसे ही ये अच्छा वक्त दोबारा आएगा तो ये सब कुछ कवर हो जाएगा। अच्छा ठीक हो गया। सर मुझे ज़रा ये भी बताइएगा, क्योंकि आपने देखा कि बहुत ज़्यादा काम घरों में ऑनलाइन होना शुरू हो गया, हम घरों में बैठ के काम करें, ऑनलाइन बैठ के काम करें, वहीं पे एक ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बहुत सी जॉब्स जो हैं वो चली जाएंगी पोस्ट कोविड-19 इसके बाद। तो सर आपको लग रहा है कि नौकरियां जाएंगी या अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होने वाली हैं? देखें, एक सेटअप बना हुआ है, जैसे ये ख़त्म होगा तो उसने पूरा होना है। ठीक है। तो जो जॉब पे थे उनकी जॉब कैसे जाएगी? तो जॉब शुरू हो जाएगी। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो हिट हुई जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है, यानी कोई रेस्टोरेंट है वो खुलेगा ही नहीं अब दोबारा से, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कोई बैंक है तो वो खुलेंगे नहीं, कोई बस नहीं चलेगी, कोई कोरियर नहीं जाएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। इफेक्ट आएगा, क्योंकि जब आपका व्हील नहीं घुमा तो आपकी इकोनॉमी और GSTs और गवर्नमेंट और लोन्स वहाँ पे पे नहीं कर सकते। कम बैक कर लेंगे हम लोग, कम बैक भी करेंगे। और मुझे चूँकि तजुर्बा है, अर्थक्वेक के बाद भी, फ्लड्स के बाद भी बहुत बूम आता है, बहुत बूम आता है। अगर आप जागे हुए हों, जैसे इस वक्त अगर आप देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ख़राब नहीं हुई, फूड ज़्यादा लिया गया, आटा, फ्लोर, शुगर, बेसिक चीज़ें, सब्जियां, फ्रूट, आगे कुर्बानी, ईद, रमज़ान, सब चीज़ें हैं ना मिली जुली हैं, तो इसमें कोई चीज़ नहीं यानी मुझे लगती कि हिट करेगी। जो हिट करना था उसने कर दिया हुआ है ना। मज़ीद जो है ना, इसमें अगर आपने सही तरीके से काम किया और ऑर्गेनाइज अपने आप को रखा और आपने लोगों को ले ऑफ नहीं किया, टीम को ख़राब नहीं होने दिया, अपने आप को इंटैक्ट रखा, और गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइजेशन की जैसे हेल्प कर रही है, उनको लोन दे रही है कम पैसों पे सैलरी देने के लिए, और उनको बहुत सी यानी इम्यूनिटीज़ दी हैं। अगर ऐसी एग्जाम्पशंस रहीं, कोई इंशाल्लाह ताला कोई बड़ा यानी मेजर नुकसान नहीं होगा। ठीक है सर, ऑनलाइन या सोशल मीडिया या जो हम लोग यूज़ करते हैं, उनका क्या अहम किरदार देख रहे हैं आप इस सिचुएशन में और इसके बाद? क्योंकि लोग ज़्यादा डिजिटल में शिफ्ट हो गए ना, ऑनलाइन आपकी स्टडी स्टार्ट होगी, बच्चे घरों में बैठ के क्लासेस ले रहे हैं। इस सिचुएशन में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई का हर्ज नहीं हो रहा, बहुत से काम आपके घरों में ऑनलाइन होना शुरू हो गए। क्या इसके बाद भी ऐसा कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा? देखें, सोशल मीडिया और जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको अभी थोड़ा सा चेंज होना है रिस्पॉन्सिबली ना। अभी कट पेस्ट है, जिम्मेदारी ज़्यादा होगी, कट पेस्ट है। आपने मुझे भेजा, मैंने आगे फॉरवर्ड किया, लाखों लोगों में फॉर नथिंग।
व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए फॉर नथिंग, ठीक है। तो थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास कि क्या करना चाहिए, लोकलाइज्ड हमारे बच्चे और हमारी फैमिली और हमारी ख़वातीन एक ख़ास चीज़ समझ सकती हैं जी। आपने देखा कि बड़ी यानी गलत चीज़ें अगर उन तक पहुंचती हैं तो फिर वो यानी क्योंकि उसको हैंडल करना भी मुश्किल काम है ना, आपकी ब्रॉटअप ऐसे नहीं हुई, आप कोई एजुकेशन में नहीं पढ़े, आप ऐसे माशरे में नहीं रहे, तो अगर आप थोड़ी सी लिबर्टी मिलती है तो जैसे इंसान कोई गलत मेडिसिन ज़्यादा डोज में ले ले या आपकी बीमारी ना हो और आप वो डोज ले लें, तो ऐसे हो रहा है। तो हमें चैनल्स को भी और सोशल मीडिया को भी और जो ऑपरेट कर रहे हैं इसको लोकली कस्टमाइज़ करके अपनी ज़ुबान में इसका फ़ायदा है। क्लासेस हो रही हैं मगर जो चीज़ें उसमें से निकली हैं, जो कमज़ोरियां हैं वो आप सही कर लें, और जो जून जुलाई अगस्त में छुट्टियां होती थी तो वो आप यानी इसको कम करती थी ना पहले, तो आप हेल्थ को ठीक करके ऑनलाइन, उन छुट्टियों में भी ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है ना, समय कम के बजाय इस चीज़ के कि आप ट्यूशन के लिए जाए, बच्चों को बाहर भेजें, तो वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ट्यूशन जो है ना आप ऑनलाइन करवाएं, क्योंकि उनकी जो आना जाना है और जो कि फिटीग है, एक एक्सपेंस भी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी है, फिर आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके घर में बच्चे आ रहे हैं या आप उनके घर जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। टाइम लग रहा है आपका, टाइम लग रहा है, बारिश हो रही है, रात है, बहुत मुश्किल काम है। लड़कियों का बस स्टॉप पे खड़ा होना, तो अब ये आपको बहुत कुछ सिखा गया है, जदीद दौर है, आप घरों से ऑपरेट करना हेल्दी भी है। ट्यूशन ऑनलाइन, स्कूल जाएं, स्कूल में तरबियत की ज़रूरत है, स्कूल में जाना, मगर सुबह 9 से 3 तक ना जाएं, 9 से 12 तक आप बेजर क्लासें लें, जो टेक्निकल है, साइंस लेबॉर्ट्रीज़ हैं, मैथमेटिक्स है, जो जनरल नॉलेज है वो आप घर पे ऑनलाइन पढ़ें, संडे पे क्लास लें, टाइम थोड़ा ज़िंदगी को दें। देखा आपने कि हमने हेल्थ और ग्राउंड्स छोड़े हुए हैं, टाइम नहीं है ना, सुबह 9 बजे जाते हैं तो 6-7 बजे आते हैं, तो क्या ग्राउंड कहाँ जाए। तो सर अगर हम कोरोना वायरस की पॉजिटिव बात करें, देखिए जॉब्स जा रही हैं, सैलरीज कम हुई, किसी हद तक हम लोगों ने उसको कवर करने की भी कोशिश की, जैसे आपने जिक्र किया, तो पॉजिटिव चीज़ें क्या क्या हुई, फैमिलीज की अगर बात की जाए, घरों में पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव चेंज क्या क्या आया इस वायरस की? पॉजिटिव चीज़ें, एक तो हेल्थ कॉन्शियस हम हुए, ठीक है, ऐसी चीज़ें नज़र आने लगी जो कभी नज़र नहीं आ रही थी, जो कभी नज़र नहीं आई थी, ठीक है। और हमें यानी एहतियात अभी हो सकता है, हम इससे पहले भी फ्लू का शिकार रहे हों, डस्ट का शिकार रहे हों, हमें पता नहीं। हमारे यहाँ फ्लू को कोई बीमारी नहीं समझा जाता, हम फ्लू को बहुत ही नॉर्मल लेते हैं। हो सकता है हमारी एज 10 साल कम हो रही है और हमें पता नहीं चलता ना, हमें कोई पैरामीटर तो नहीं है ना कि मैं 70 साल रहूँगा। हो सकता है जो यंग बच्चे या जवान लोग जो जा रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी चीज़ की बेहतियाती से हमें जो हमारी एवरेज लाइफ है वो कम हो गई है, जो 50 पे आई हुई है। इसके अलावा जो बिजनेसेस हैं उनको समझ आई है कि वो कैसे यानी बहुत रिजिड टाइमिंग्स में काम कर रहे थे फॉर नथिंग, तो कैसे कुछ कामों को दफ्तर में, अच्छा जब आप घर पे बैठते हैं तो कंपनियां बहुत फ़ायदे में होती हैं, आपके एयर कंडीशंस, आपके यूटिलिटीज़, आपकी लाइट्स, चाय खाना पीना, तो ये आपको इकोनॉमिकल बना दिए कि आप सुबह 9 बजे जाएं, 1 बजे छुट्टी करें, 2 से 5 तक आप ऑनलाइन करें, जो उन्होंने शिफ्ट रात की लगानी है तो वो रात को ऐसे शिफ्ट लगाएं, कॉल सेंटर घरों में बन सकते हैं, घर से आप कॉल ले लें, ये कर लें वो कर लें, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है जो कि कहीं नहीं जा रही, तो वो किसी इकोनॉमी की किसी और साइकिल में लग जाएगी। ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई वो कहते हैं यार ये बंद हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, जब आप एक चीज़ बंद करते हैं तो 2 चीज़ें और अपॉर्चुनिटी आ जाती है। ऑफिस बंद हुए तो घर में काम शुरू हो गया, मौका मिल गया ना एक और काम करने। अब आपकी जो कंपनियां हैं उसका एक 20-30% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है जी, तो आप सैलरियाँ पे कर सकते हैं, अच्छी प्रॉफिट अच्छा ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छी ट्रांसपोर्ट डाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छी सिस्टम दे सकते हैं। और जो मैंने सीखा, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, जो बच्चियां हैं, वो घर से बहुत अच्छा ऑपरेट कर सकती हैं, उनके बाहर जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने कई कंपनी में काम किया और मैंने अक्सर स्पेशल बच्चों को और लड़कियों को जिनकी टांगें नहीं हैं वो उनको जॉब्स दी, तो मैंने देखा कि वो वॉशरूम इस्तेमाल करना जब मेरे ऑफिस आती थी तो ये मुश्किल आ गई थी कि मैंने जॉब तो दे दी मगर मैं फिर उनको मेंटेन नहीं कर पा रहा, या वो वॉशरूम डिफरेंट है, सीढ़ियों से उनको ऊपर ले जाना नीचे लाना, तो ऐसी बच्चियों को घर से भी तो ऑपरेट कर सकती थी। ये मुझे सिखा गई कि यार अच्छा ये बच्चे जो माजूर हैं, जो हमारे अपने बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, जो कि नहीं चल सकते या चल के गिर जाते हैं, पोलियो है, हाथ कटे हुए हैं, नज़र सही नहीं आ रहा उनको मगर बोल सकते हैं, बहुत कुछ सिखा गया और सब पॉजिटिव है। यानी इसमें एक चीज़ भी माँ सिवाय इकोनॉमिकल नुकसान के जो कि रिपेयरेबल है, जब आपके पैसे जाते हैं तो आप रिपेयर कर सकते हैं, मगर आपको हेल्थ दे गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में अमवात भी हैं तो मगर बहुत कम हैं, बहुत कम। यानी अमवात अगर हम ओवरऑल एक्सीडेंट्स देखें तो अगर ये ना होती तो कुछ और होता। ये मैं नहीं कह रहा कि यानी इसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये बुरा हुआ, मगर कुछ चीज़ें कम भी हुई हैं, एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे, बहुत चीज़ें नहीं, क्राइम रेशियो कम हो गया है, तो ये वेदर बहुत अच्छा हो गया, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो गया हमारे, शाम की वॉक शुरू हो गई, खाने पीने डिफरेंट हो गए, इम्यूनिटी पे समझ आ गई कि अच्छा फ्रूट लेना है, ये लेना है, ख्याल जंक फूड समझ आ गई कि यानी बहुत इम्यूनिटी पे बात की गई कि आप तब बचेंगे जब आप इम्यूनिटी आपकी इम्प्रूव होगी ना, वरना आपको कुछ नहीं होने वाला, आप सिर्फ क्वारंटाइन कर लें तो आप बच जाएंगे। तो मुझे तो लगा कि 100% अच्छा ही हुआ और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दे गया अगर आप इसको याद रखें, और अगर आप इंडस्ट्रीज़ इसको देखें, जो मदद थी
तो मदद अगर सारा साल जारी रहे किसी और फॉर्म में, बच्चे पढ़ लेंगे। अब हमारे मुलाजिमों के और गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ रहे तो पढ़ लेंगे। आप राशन ना दें, उनको स्कूल की फ़ीस दे दें, यूनिफॉर्म दे दें, बुक्स दे दें, बहुत अच्छा माशरा बन जाएगा अगर आप इसके बाद जाएँ। मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि जिन्होंने ये तकलीफ़ करीब से देखी, जिन पे खौफ गुजरा, ख़ास तौर से जो बीमार हुए, जिन पे खौफ गुजरा, तो बहुत अच्छे इंसान बन के उनको मौत से जो हमारे इर्द गिर्द से गुजरा, अगर सही हो गया, इससे निकलते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहबा हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर साहबा से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहबा, जो ख़वातीन प्रेग्नेंट नहीं होती, अगर वो हेल्दी है, वेट बहुत ज़्यादा है, क्या उसकी रीज़न एक वेट है या वेट उसमें से एक बहुत कम रीज़न है, उसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं? पेट के अंदर जो है, एक तो आपका लाइफ स्टाइल होता है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, आपका फिजिकल वर्कआउट कितना है। दूसरा, आजकल जो जंक फूड है उसका जो है वो ज़्यादा यूज़ है, उसकी वजह से भी वेट गेन हो रहा है। जैसे फीमेल्स में कुछ जो है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, कुछ हार्मोनल चेंजेस भी ऐसी आती हैं। तो अगर आपका कोई इस तरह का इशू है, उसका इलाज करवाएं, वरना अपनी जो है वो वेट को रिड्यूस करने के लिए बैलेंस डाइटिंग ना करें, बैलेंस डाइट यूज़ करें और साथ में अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया डाइटिंग ना करें, बैलेंस, क्योंकि हम डाइट उसको कहते हैं भूखे रहने को। अगर आप सारा दिन कुछ नहीं खा रहे तो हाँ जी मैं डाइटिंग करी, जबकि डाइटिंग में भी एक डाइट होती है जो आपने लेनी है, तो वो नॉर्मल भी आप यूज कर सकते हैं, हेल्दी डाइट नहीं, हेल्दी बैलेंस डाइट ना। आप देखिए, अगर आप जैसे आजकल बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि इंटरमिटेंट जो है फास्टिंग हम कर सकते हैं, यानी एक दिन रोजा रखें, एक दिन ना रखें। प्रेग्नेंट खवातीन को भी ये होता है। देखिए, एक दिन आपने बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले ली, बर्न किया, अगले दिन आपकी बॉडी स्टार्वेशन में चली गई, तो वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये वेट लॉस हेल्दी नहीं है, इसलिए ये एडवाइजेबल नहीं है। ठीक हो गया, ये हेल्दी नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएए कि हमारे यहाँ आप देखते हैं कि सी सेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम रेशो में, जो कि पहले बहुत ज़्यादा थी, और अब कुछ लोग कहते हैं कि बाई चॉइस करवाई जाती है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि डॉक्टर्स के लिए ज़रा आसानी हो जाती है, इसलिए सी सेक्शन की तरफ आते हैं। तो अगर आप मैं मैजिकल वे में देखूं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है? देखिए, डॉक्टर्स के लिए तो आसानी नहीं होती, उनको तो नॉर्मल डिलीवरी कराने में ज़्यादा फायदा है। तो उनका नहीं, देखिए डॉक्टर का कंसर्न है पेशेंट की हेल्थ, तो पेशेंट हेल्दी होगा, उसको स्कार नहीं आएगा, उसके सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस ही आएंगे। और ये एक गलत बात है, मतलब जो एक मतलब यानी समझा जा रहा है कि डॉक्टर्स जो है डिलीवरीज जो है सर्जरीज मतलब यानी बाय चॉइस करें, बाय चॉइस जो है वो नहीं होती। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई इमरजेंसी है, या कोई ऐसे मदर्स जिनकी पहले सर्जरीज हुई हैं, तो ज़ाहिर है डेफिनेटली उनका भी 2 या 3 दिन के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक आपने ये बात की है कि सिजेरियन का रेट बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह वही सेम बात है कि मदर्स जो हैं, आजकल यंग लड़कियां जो हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनकी डाइट, उनका जो सारी लाइफ पैटर्न है वो डिफरेंट है, इसलिए उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ इतनी ही नहीं होती। जैसे आपने पुराने ज़माने में आपकी अम्मी बताती होंगी, दादी बताती होंगी कि प्रेग्नेंट खवातीन सारे फिजिकल वर्क करती थी, और वो एंड तक जो है अंटिल कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, कोई ऐसा मसला है तो आप रेस्ट ज़रूर करें। ये जो लाइफस्टाइल पैटर्न है उसकी वजह से भी जो है वो सर्जरी की तरफ एंड में जाना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल जो है वो लेबर पेन स्टार्ट नहीं होगी, नॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। डॉक्टर से वैसे समझती कि उनको ब्लेम करना चाहिए कि हो जाए। नहीं, मैं ब्लेम नहीं करी, किसी हद तक हमें, मैंने क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स का भी इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा किसी हद तक शायद आसानी भी होती है, या फिर कुछ लोग बाय चॉइस खुद आके कहते हैं। पेशेंट की तरफ से आप कह सकते हैं कि पेशेंट अगर बाय चॉइस कहे और उनको जो है, तो ज़ाहिर है डेफिनेटली चूँकि सरकारी सेटअप में हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है ना इलेक्टिव सेक्शंस करना शुरू कर दें पेशेंट की मतलब यानी कि डिमांड पे। प्राइवेट सेक्टर में किसी हद तक ये बात हो सकती है कि अगर पेशेंट चाह रहा है और वो नहीं ट्रायल लेना चाह रहा, तो उसमें आप नहीं कि, लेकिन ये प्रोग्राम का वक्त कम है, लेकिन मैं ये सवाल भी पूछना चाहूँगी, अब मदर फीड बहुत कम होता है, कितने फायदेमंद है उस बच्चे के लिए, मदर फीड कितना ज़रूरी है? देखिए, मदर फीड जो होती है बच्चे के जो बचपन की सारी नशोनुमा है माँ के दूध पे है, उस बच्चे की कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ जाती है, बच्चे के ऊपर नफ्सियाती असरात आते हैं, बच्चा माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है, और जिस तरह माँ अपने बच्चे को अच्छे से देखती है, और माँ के दूध में एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ा देती हैं। इसे ब्रेस्ट फीडिंग को तो बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है, और उसमें यह है कि इवन मदर्स जो हैं जो जॉब कर रही हैं वो अपनी वर्क प्लेस पे भी बच्चों को दूध पिला सकती हैं, उसके लिए डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो है हर किसी सेंटर में मौजूद हैं, अगर वो मतलब थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, प्रेग्नेंट खवातीन जो होती हैं प्रेगनेंसी में डॉक्टर के पास कितनी देर के बाद विजिट करना ज़रूरी होता है? मैं उन लोगों के लिए बात करी जो गाँव में रहते हैं, आप देखते हैं कि जल्दी डॉक्टर्स के पास नहीं जाती हैं अनटिल अनलेस उनको जब तक ये फील ना हो
कि हाँ मैं बहुत बीमार फील कर रही हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कितनी देर के बाद आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, पूरे प्रेगनेंसी में 3 से 4 विजिट अगर हो जाते हैं और पेशेंट बुक्ड है, अगर वो पहले 3 महीने में अपना कार्ड बनवा लेता है, उसके बाद जो है वो 2 महीने के बाद और 28 हफ्ते तक तो जो है उसका जो है 2 महीने के बाद वो विजिट करे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद उसका डॉक्टर उसको बुलाता है एंड में। तो अगर 3 से 4 विजिट भी हो जाते हैं रूरल एरियाज में, तो पेशेंट के लिए जो है वो काफ़ी है, वो काफ़ी है। हाँ, 3 से 4 विजिट। हाँ, और इससे ज़्यादा भी हो जाए इससे तो? ज़्यादा, जैसे आप एक टर्शियरी केयर में बैठे हैं, आपके पास वो फैसिलिटीज़ हैं, तो डेफिनेटली आपका डॉक्टर जो है आपको जो है हर महीने बुलाएगा और आपके डिफरेंट टेस्ट भी करेगा और आपको डिफरेंट चीज़ें एडवाइस भी करेगा। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिक्र किया डाइट का, एक्सरसाइज का, वॉक का, ये हम प्रेगनेंसी की बात करिए। आफ्टर डिलीवरी आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए जो आपके लिए भी हेल्दी हो और आपके बच्चे के लिए भी, क्योंकि अगर आप वो मदर फीड पे हैं तो भी ज़रूरी है, तो बाद में वाली डाइट में कोई फ़र्क होगा या नहीं, सेम डाइट ही हो जाएगी? क्योंकि हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है देसी घी खाना, आपने ये वाले फूड लेने हैं, हमारी नानो दादो जो क्या करती थी, खैर अब तो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी क्या उस तरह की डाइट भी होनी चाहिए या नहीं, आप नॉर्मल हेल्दी डाइट ले सकते हैं जैसे आपने ले? हेल्दी डाइट जो है नॉर्मल बैलेंस डाइट ले, जो मदर्स जो है बच्चों को दूध पिलाएंगी वो अपना जो है फ्लूइड इंटेक ज़्यादा रखें, दूध पिएं, जूसेस लें। जहाँ तक डिफरेंट चीज़ें हैं, हर्बल चीज़ें, उनका भी इफेक्ट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट जो है लें और अपने आप को मतलब अपनी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ाएं। ठीक हो गया। सर मैं आपसे मैसेज लेना चाहूँगी, आपने एक कंपनियों के लिए मैसेज देना है और दूसरा ये जो सिचुएशन है इसमें हम किस तरह से दूसरों को हेल्प करें, जो कि आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बड़े अच्छे तरीके से बताया। मैं चाहूँगी एक मैसेज आप उस बारे में भी दीजिएगा। मेरा यानी मैसेज तो नहीं, मशवरा ही होगा कि 2 बातों पे हम काम करें। हाँ, एक, जो इलाके हैं जहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा, वहाँ पे हम जाके वॉलंटरीली पानी, ड्रम, साबुन का लॉन्ग टर्म में परमानेंट सोल्यूशन बना दें और अपने माशरे का और सोसाइटी का एक पार्ट बना दें। ठीक हो गया। ये परमानेंट है, क्योंकि कोरोना ने या किसी और वबा ने जान नहीं छोड़नी आपकी। तो ये कल्चरली मस्जिदें तो हैं ही हैं हर जगह, और हम सबका फ़र्ज़ है कि हम जाके अगर सब्ज़ी के बाज़ार में जाते हैं हाथ धो लें, वहाँ से निकले तो पहले हाथ धो के लिए आ जाएं। ठीक है। ये अगर सैनिटाइज़र और ये कमर्शियल चीज़ें अगर हम नहीं भी रख सकते तो हम साबुन, ये चीज़ें रख सकते हैं नंबर। और दूसरा जो राशन की तकसीम है, जो डोनेशंस हैं, ये इसको चैनलाइज़ करें, इसको एज ए बिज़नेस मॉडल लें और इसकी कॉस्ट को थोड़ा सा 100 रुपये 200 बढ़ा के हकदार तक पहुँचाएँ। रोडों पर रश मना करें। ये जो मैनिपुलेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है, ये जो गलत राशन, जब आप पैसे देते हैं तो आपको गलत फूड मिलता है, आपको पता ही चलता। गरीब को जब चावल मिलते हैं तो उसको किस हालत में, और वो फिर बोरी खोल के उसको फेंक देता है। मैंने खुद देखा है कि आपने कहा कि कितने आपने पैसे दे दिए, उन्होंने गलत सप्लाई कर दी। आपको इन्वॉल्व हो जाएं। घरों में बैठने से आपको नेकी नहीं मिल सकती। नेकी एक साइकिल है। सिर्फ पैसे अगर होते तो सब पैसे दे देते तो अमीर लोग जन्नत में चले जाते, ऐसा नहीं है ना। आपको जो मेहनत कर रहा है वो जन्नत में जाएगा, जो आपके आगे है। पैसा तो खुदा ने आपको दिया है ना, खुदा के दिए हुए में देने में कौन सी कोई सखावत है। जो मेरे पास पैसा है वो मेरा तो नहीं है ना, वो तो खुदा ने मुझे दिया है और इस सोसाइटी से मैंने कमाया है, मैं घर से तो नहीं लाया था। तो ये दिमाग में डाल दें कि आपने पैसे नहीं देने, आपने एंड तक जाना है। एक कॉलोनी ले लें जिसमें 15 घरों और उसकी कफालत ज़िंदगी भर ले लें बस। ठीक हो, तो आपका साल का 1 लाख रुपया लग जाएगा। अगर आप एक घर को करना चाहते हैं तो एक घर को कर लीजिए, जहाँ तक आप कर सकते हैं। 4 बच्चों की स्कूल की फीस जो 300 रुपये महीना है वो अब लाइफ टाइम ले लेना ज़िंदगी, तो आपको ये शर्मिंदगी नहीं होगी। ये शर्मिंदगी नहीं होगी। स्कूल फीस भिजवा दें, प्रोमो कोड लगा दें, हमारे वेयर हाउसेज इस्तेमाल कर लें। लोगों को आप SMS करके, व्हाट्सएप करके कोड दे दें, वो आके अपना राशन लिए या जो भी आपने रखा उनके लिए। हम जो इस वक्त फजूल चीज़ों के डिस्ट्रीब्यूशनों में इन्वॉल्व हैं, हम ज़रा सोसाइटी की ज़रूरत है ना। हमारी 70-80% लोग तो गरीब हैं ना, बहुत गरीब हैं, और उसमें भी जो सबसे पिसा हुआ तबका है वो सफ़ेद पोश है। अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपये है, जो कि बहुत बड़ी सैलरी है, तो ये 1200 रुपये दिन बनता है। तो 1200 रुपये दिन में किराया, 3 बच्चे, दूध, ये मुश्किल है ना। 40,000 लेने वाला आदमी कितना गरीब होगा, ये एहसास करें कि आपका यानी हालत क्या होगी। 40,000 रुपये इस मुल्क में लेना या 50,000 वाला को आप गरीब समझ लें। हमारे दिमाग में तू तो ठीक ठाक है, तुम तो जॉब भी है, तू तो एग्जेक्टिव है, तो ये समझ नहीं पा रहे। भिखारी जी लेंगे, मजदूर भी जी लेगा। ये जो बीच वाला तबका है, जिसने बच्चों को पढ़ाना है, जिसने किराया भी देना, जिसने मांगना भी नहीं है, जिसने फटे हुए कपड़े नहीं पहनने, जिसने कोट भी पहनना है, जिसने शूज़ भी पहनने हैं, उसकी तरफ ज़रा तवज्जो दें कि यार वो तबका जो कि साइकिल इकॉनमी का चला रहा है, जो भीख नहीं मांगना चाहता, जो कि बच्चों को पढ़ाना चाहता है और अपनी नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली है। देखें, आपने देखा होगा जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को रोड पे खड़ा करके भीख मंगवाते हैं, मगर सफ़ेद पोश अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आता है। उनकी मदद करें।
जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन बना रहे हैं। बिल्कुल। स्कूल की किताबें भी राशन में शामिल कर लें। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके कीमती वक्त का, और आपने इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ हमें दिए हैं। आज ये ड्रम वाला सबसे हिट आइडिया रहेगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे कि एक ड्रम ले लीजिए, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आने वाली, कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम रकम नहीं चाहिए इसके लिए। आप आसानी से वो एक सोसाइटी में, घर में, या किसी भी घर के बाहर जहाँ पे लोगों को आना जाना ज़्यादा होता है, आपको लगता है कि यहाँ से लोग ज़्यादा गुजरे, वहाँ रखवा दीजिए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त चुकेगा, मैं लेकिन प्रोग्राम के एंड पे मैं आपसे भी मैसेज लेना चाहूँगी, कोई भी आप मैसेज दे दीजिए। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि पॉजिटिव थिंकिंग रखें, परहेज ज़रूर करें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और जो है, जो डिफरेंट चीज़ें हैं, आपने कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, आपने पैनिक क्रिएट नहीं करना। पैनिक क्रिएट नहीं करना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी कीमती वक्त का। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। एहतियाती तदाबीर जो बार बार बताई जाती है उनको फॉलो कीजिए। जो मुखय्यर हजरात हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त आइडियाज़ भी अब आना शुरू हो गए। कंपनीज़ के साथ जाकर रब्ता कीजिए और एक डिसाइड कर लीजिएगा किस तरह से आपने दूसरों को हेल्प करना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।